चैनल पे। तो आज हम लोग दोबारा एक एक्सप्लेन किए गए मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तो साला जब से आया है तब से ऐसे ही फटी पड़ी है, कोई ना कोई आके बोल देता है ऑलरेडी एक्सप्लेन ब्रो। खैर मैं इस सीरीज को इसलिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ है बात, कुछ है ऐसी बात जो कि मैं बयां कर सकता हूँ और कोई नहीं। एपिसोड की शुरुआत एकदम साइड सीन से होती है जहाँ पे हम देखते हैं मेन कैरेक्टर येलिन अपनी एक किडनी बेचने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसकी छोटी बहन बीमार है। डॉक्टर उसे कहता है अगर तुमने ये किया तो फिर तुम अगले 2 दिनों तक भी जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि पिछले 6 महीने के अंदर येलिन ने अपना एक किडनी पहले ही बेच दी है। सैपलिन एक छोटा सा ऑर्गन जो कि पेट के पास में रहता है और वो ब्लड की क्वांटिटी को यहाँ पे कंट्रोल करता है। जिसके बाद अपना ग्लैंडब्लैडर यानी कि सूसू वाली थैली, साथ ही में अपने 2 अखरोटों में से एक अखरोट यानी 6 करोड़ और 1/3 लीवर भी। और इतना ही नहीं, इसने अपनी छोटी और बड़ी दोनों हाथों में से छोटा छोटा हिस्सा यहाँ पे अपना बेच दिया है। और अगर वो एक और किडनी बेच देगा तो साले जिंदा ही कैसे रहेगा, वो 3 थोड़ी ना है उसके पास में। फिर डॉक्टर यही बोलता है कि तुम अगले 2 दिनों तक भी जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन येलिन आगे से बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं अपनी छोटी बहन के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उसे कैंसर है, अगर मैं मर जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसे भी तो पता चले दुनिया कितनी मदरबोर्ड है। डॉक्टर आगे से कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, जिसके बाद एक गरसा उठाता है, साले बकरा नहीं है वो, नॉर्मल सीजर्स का इस्तेमाल करो भाई। डॉक्टर को देख के मुझे पक्का यकीन है कि सिर्फ ब्लैक मार्केट का ही डॉक्टर है क्योंकि इतने बहरमी साले वही दिखा सकते हैं। जिसके बाद हमें सिर्फ येलिन की चीखने की आवाज सुनाई देती है, एनेस्थीसिया भी नहीं दिया भड़वों ने। फिर इसके बाद हम लोग येलिन को देखते हैं जो कि बैसाखी के सहारे से चल रहा था। बाय द वे ये सिर्फ एक डॉक्टर के पास नहीं, कई सारे डॉक्टर के पास गया हुआ था। इसने अपने का एक हिस्सा, एक आंख, वो सब कुछ बेच डाले ताकि ये पैसा इकट्ठा कर सके अपनी बहन के इलाज के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। क्योंकि इसके पास में रीजनरेशन की एबिलिटी जो चुटकियों में ही इसकी सभी ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स सब कुछ रीजनरेट कर देता है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये इसकी पहली एबिलिटी है तो सिर्फ पिक्चर है बे, टेलर अभी तुम देखो वो कितना बड़ा होगा। बाय द वे ये सारे पैसे सिर्फ अपनी ट्रांसफर जॉब के लिए इकट्ठा कर रहा है ताकि ये अपने प्रोफेशन को अवेकन कर सके। रही बात सिस्टर और मदर की, वो तो है ही नहीं, ये बेचारा अनाथ है। जिसके बाद लंगड़ी मारते हुए चला जाता है घर आराम करने के लिए। जिसके बाद ये हमको अपना पूरा बायोडेटा देता है, इसका नाम है येलिन और ऊपर से एक ट्रांसमिग्रेटर है यानी किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है यहाँ पे और येलिन नाम की बॉडी के अंदर घुस गया। ये अनाथ है और ये मैं इसको तीसरी बार बता रहा है, इसकी कोई बीमार बहन नहीं, कोई माँ नहीं है, फालतू के मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। और ऊपर से ये दुनिया भी कोई ऑर्डिनरी दुनिया नहीं है, यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी भरी पड़ी है, पूरी तरीके से डीमंस भरे पड़े हैं और बीस्ट भरे पड़े हुए हैं, अनगिनत डंजन है, रियलम्स हैं। इसीलिए ऑर्फन के तौर पे यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तब तक जब तक इसे नहीं पता चला कि इसके पास एक यूनिक एबिलिटी है, बॉडी रीजनरेशन, जिसके चलते इसकी चाहे कितनी ही बड़ी फटी हो, सिली हो, किसी ने गुड़िया ही बना दी हो, हाथ पैर ऑर्गन कुछ भी चला गया हो, ये रीजनरेट कर सकता है। और वुल्वरिन और डेडपुल तो इसके पास में भी नहीं रीजनरेशन के मामले में, ये चुटकी बजाते अपना हाथ उगा सकता है और ये दिल तो भाई ऐसे उगाता है जैसे कि गुटके खा रहा हो, खटाखट। खैर अब तक ये अपने कई सारे ऑर्गन्स को बेच चुका है ताकि ये यहाँ पे पैसे इकट्ठा कर सके ट्रांसफर जॉब के लिए, जिसके लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए लगते हैं। हैरान मत हो, क्या पता इनके यहाँ पे करेंसी की वैल्यू कुछ ज्यादा ही हाई हो, क्योंकि सिर्फ क्लास ट्रांसफर ही एक ऐसी चीज है जो कि इसकी पावर को यहाँ पे अवेकन कर सकता है और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तब ये जाके इस दुनिया से यहाँ पे आजाद हो पाएगा और उन चीजों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएगा जिनकी ये चिंता करता है। जिसके बाद ये सेल्फी लेता है। बाय द वे अकेला लौंडा है ये, फोटो किसको दिखाएगा, मेरे पास मेरा घर बार है, तब तक मैं फोटो नहीं खींचता उनके साथ। खैर ये फोटो सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि आज ट्रांसफर जॉब है और ये इसके लिए काफी ज्यादा बड़ा दिन है। तब यहाँ पे इनकी क्लास टीचर आती है जो कि येलिन से पूछती है तुम यहाँ पे क्या करो बचुआ, तुम तो गरीब थे ना। इसके पीछे वाले टीचर ने बोला है तुम यहाँ पे आ ही कैसे पाए, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया। इस पे तुम इस बंदे की एक्टिंग देखो, आंसू ये ऐसे बहा रहा है जैसे कि साला नदी हो। ये बोलता है मिस वोंग, ट्रांसफर रिचुअल को अटेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लास लोन लिया है, अपना घर बार जो मेरे माँ बाप मेरे लिए छोड़ के भी नहीं गए थे उसको मैंने लोन पे लगा दिया, स्कैमर जो हूँ। इस पे तो मिस वैंग का भी दिल भराता है। वो आगे से बोलती है किस्तें मैं भरूंगी तुम्हारे लिए। पीछे से तो लौंडे बोलते हैं अगर इसके पास गलती से भी यूजलेस प्रोफेशन निकल गया तो इसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी किस्तें भरते हुए। इसके लौंडे बोलेंगे बाप यार आपको कुछ तो लेना ही था लोन पे, तो घर लेते ना, जमीन लेते हाईवे के बगल में, ये क्या ट्रांसफर जॉब लोन ले लिया, आप भी साले मर गए और आपकी कोई चीज हमारे काम भी नहीं आई। मिस वैंग इसके मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए कहती है कि तुम रो नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक अच्छा ट्रांसफर जॉब मिलेगा, मुझे यकीन है कि तुम अपनी किस्त बहुत जल्द ही भर दोगे। जिसके बाद जॉब सेंटर वाली जगह पे आ जाते हैं हम लोग जहाँ पे सभी लोगों को जॉब मिलेगी और ये शायद से इस जगह के प्रिंसिपल हैं जो कि एक एक करके यहाँ पे लौंडों को बुला रहे थे। ये कहते हुए अगला नंबर जिसका है तुरंत आ जाओ यहाँ पे। और जो मैंने बोल रहा हूँ ना कि इनकी करेंसी वैल्यू कुछ ज्यादा ही होगी, जितने भी लौंडे हैं वो सब सिर्फ एक ही चीज कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने जो फीस भरी ना उसको भरते हुए मेरे दिल से खून निकल रहा था, इतनी महंगी है ये चीज। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गरीब लौंडे ही आए हुए हैं। खैर जिस बंदे का नंबर था वो आगे से अपने जॉब को यहाँ पे चेंज करता है तो ये सपोर्ट क्लास का निकला था, ए रैंक का पोल्ट्री बीडर, बेसिकली मुर्गी बतखे पालेगा ये, पता नहीं पोल्ट्री बोलते हैं पोल्ट्री बोलते हैं, वही जो मुर्गे मुर्गियां पालते हैं उनको ही। हेल्थ प्रिंसिपल आगे से कहता है कोई बात नहीं है, तुम चिंता ना करो, सपोर्ट क्लास भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पे सिर्फ यूजलेस पीपल होते हैं, यूजलेस क्लास नहीं, जो कि एक अच्छी बात बोली प्रिंसिपल ने।
हैं, लेकिन उनको यूजलेस बनाने के लिए कुछ हो तो भाई। इसके बाद अगला नंबर था इस लड़की का ना, जिसका नाम यहाँ पे जोगे नीनी है। अब नीनी तुम्हें यहाँ पे चुगने वाली है लंबे टाइम तक, इसलिए डायपर पहन लो, क्योंकि एंटी तो पहनने नहीं वाला, क्योंकि उसे लीक जो होना है। बाय द वे नीनी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, उसको यहाँ पे गॉडेस का टाइटल दिया गया है, तो तुम्हारी बुद्धि एक्टिवेट हो गई होगी कि क्यों दिया गया है। और ऑफ कोर्स इसे गॉडेस का यहाँ पे टाइटल दिया गया है, तो फिर इसका प्रोफेशन भी गॉडेस वाला ही अवेकन होता है। पूरी तरीके से तहलका मच जाता है, स्टोन आगे से कांप उठते हैं इसके प्रोफेशन को देख के। यहाँ तक कि प्रिंसिपल की भी फट जाती है, वो आगे से बोलता है तो ट्रिपल एस रैंक का फायर मेज है भी। ये पहली बार हो रहा है कि किसी ने हमारी एकेडमी के अंदर इस तरीके के प्रोफेशन को अवेकन किया हो। लौंडे लोग तो बौखला ही गए थे। ऑफ कोर्स येलिन को छोड़ के वो आगे से बोलता है ये नक्चड़ी साली किस्मत वाली निकल गई, क्योंकि ट्रिपल एस रैंक फायर मेज यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पूरी आर्मी को ही झुलसा दे। प्रिंसिपल यहाँ पे नीनी से कहता है कि ठीक है तुम जाओ यहाँ पे आराम करो, जब समय आएगा तो फिर मैं तुम्हें पे बुला लूंगा तुम्हारी ट्रेनिंग को डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद अगला नंबर यहाँ पे येलिन का था। वो जितने भी लौंडे थे वो सभी आगे से यही बात कर रहे थे कि इसने लोन लिया था ना, मैं तो भाई दुआ कर रहा हूँ उसको अच्छा प्रोफेसर निकल जाए, इसके लौंडे हमें गाली देंगे कि जब तुम उसके दोस्त से तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वहीं पे येलिन को यकीन था कि वो यहाँ पे कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं बनने वाला। वो इस पल के लिए काफी ज्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे इंतजार कर रहा था, ताकि वो अपनी मिर्जेबल लाइफ को यहाँ पे छोड़ सके और अपनी फीट को यहाँ पे बदल सके। और अब समय आ चुका है। जिसके बाद ये मैजिक बॉल के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है जागो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ड्रैगन चीखते हुए आता है, और ये तो वाला नीनी से भी ज्यादा था, इसे तो पूरा शहर ही कांप उठा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रैगन सीधा नीचे आता है, जो कि यहाँ पे येलिन के ऊपर आके ही गिर जाता है, जैसे कि बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर आम लोगों के ऊपर गिरता है। जिससे ये तीनों ही हैरान, तीनों ही अपने मन के अंदर यही सोचते हैं क्या इसको भी ट्रिपल एस रैंक यहाँ पे मिलेगा। इसने तो उधार लिया था ना, हम भी लोगों को ले जाना चाहिए था भाई, कम से कम उधार की किस्तें तो अदा कर जाती है एक बार में ही। येलिन आगे से प्रिंसिपल से पूछता है कि ये क्या चीज है, जिसपे प्रिंसिपल आगे से एकदम खुश होकर बताता है कि येलिन ने यहाँ पे कॉम्बैट क्लास ट्रिपल एस लेवल फॉरबिडन कर्स मास्टर के प्रोफेशन को यहाँ पे आवेदन किया है। जिसके बाद वो एकदम प्राउडली कहने वाला था कि येलिन हमारी एकेडमी का हीरा है हीरा, लेकिन वो जैसे ही सुनता है फॉरबिडन कर्स मास्टर तो उसकी फटकी चार हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग आगे से हंसते हुए बताते हैं कि कोई भी यहाँ पे फॉरबिडन कर्स मास्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि यहाँ पे वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाते हैं। डीमन स्लेयर वाला सिस्टम है। बाय द वे उनका सिस्टम अलग था, ये वाला सिस्टम अलग है, क्योंकि फॉरबिडन कर्स मास्टर एक ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पे वो अपने यूजर को ही कंज्यूम कर लेता है। इसलिए जो भी लोग इसे आवेदन करते हैं वो 25 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं। इसलिए येलिन के लिए बहुत ज्यादा दुखनई चीज है, क्योंकि उसने लोन भी तो लिया है। यहाँ तक कि नीनी को भी बुरा लग रहा था, ये कहते हुए कितनी दुख की बात है। वहीं पे जब सभी लोग यहाँ पे येलिन के बारे में बोल रहे थे कि इसकी तो किस्मत ही खराब है, अब ये बेचारा करेगा क्या, इसका लोन लेना तो जाया हो गया, उतने में ही अच्छी लाइफ जी पाता, पता नहीं अब इसके साथ क्या होगा। येलिन यहाँ पे प्रिंसिपल से पूछते हैं कि सच में यहाँ पे जो कर्स मास्टर रहते हैं वो 25 से पहले ही मर जाते हैं। इस पर टीचर आगे से कहता है ज्यादा उदास ना हो, लोग कहते नहीं कम जियो लेकिन ज्यादा जियो, समझ में नहीं आया तो फिर सार यही है कि कम जियो लेकिन इतना जी लो कि तुम्हें छोटी जिंदगी भी एकदम भरपूर लगे। इस पे येलिन आगे से कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पे इसी तरीके से जीना चाहता था, स्कूल के लिए यहाँ पे ऑनर लेके आना चाहता था। जिस पे प्रिंसिपल उससे यही बोलता है कि तुम भी यहाँ पे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगा। वह भी ये बाहर से तो एकदम रो रहा था, लेकिन अंदर से इसके अंदर जानो उबाले मार रहे थे खुशी के बुलबुले। ये आगे से बोलता है कर्स मास्टर मर जाते हैं तो उससे मेरा क्या लेना देना, मेरे पास तो इमॉर्टलिटी है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इसकी ये जो पिक्चर मैंने बोली थी अभी पिक्चर बाकी है, तो ये भी नहीं है, ये तो सेकंड टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। इसके बाद स्कूल के अंदर छुट्टी हो जाती है तो वो सभी लोग यहाँ पे जाने लगते हैं। वहीं पे येलिन भी अपने घर जा रहा था, क्योंकि उसको भी सोना था। उतने में ही नहीं उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे साथ टीम अप कर लो, क्योंकि कर्स मास्टर जितना ज्यादा फाइट करते हैं उतनी जल्दी वो मरते हैं। बेसिकली जितना ज्यादा वो लोग अपनी एबिलिटी को यूज करेंगे उतना जल्दी वो लोग मरेंगे। जस्ट लाइक कैंडल लाइट, जितना ज्यादा वो जलेगी उतनी जल्दी बुझेगी। नीनी आगे से बताती है वो कुछ भी यहाँ पे बुरे इरादे से नहीं आई है, बस वो ये नहीं चाहती कि येलिन जल्दी मारा जाए, और वैसे भी वो लोग क्लासमेट्स हैं। इस पे येलिन आगे से बोलता है कितनी प्यारी हो तुम, थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। जिस पे नीनी निराश होकर चली जाती है, कहते हुए तुम सच में जिद्दी हो, मौत की तरफ आगे बढ़े हो, जाओ करो जो तुम्हें करना है। जिस पे येलिन आगे से बोलता है ये तो बड़ा अजीब था भाई, कोई बात नहीं दोस्त, लड़कियों को समझ पाना अजीब ही है। बाय द वे येलिन चैन से जा रहा था, लेकिन उसको जाने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि उतने में ही कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं देखो कौन आया है, हमारा ट्रिपल एस रैंक्ड क्लासमेट येलिन। पूरे स्कूल के अंदर हर किसी को पता है कि जोगे साओ यहाँ पे यंग मास्टर जी के लिए काम करती है, यानी कि ये बीच में लोड़ा जो खड़ा है। और एक बंदा आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पे प्रोफेशन को कर्स मास्टर के अंदर स्विच कर लिया है तो तुम बाहुबली बन चुके हो। वहीं पे येलिन हम लोगों से बोलता है लड़कियां साली परेशानी खड़ी करती हैं, किसने सोचा था कि नीनी की 2 लाइनें मुझे इस मुसीबत के अंदर घसीट लाएंगी। येलिन तभी उन लोगों से कहता है रास्ता छोड़ो भाई, मुझे घर जाना है, नींद आई है। जिसके बाद वो लोग येलिन का इसी तरीके से मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कहाँ जा रहे हो भाई, अपने 2 कौड़ी के घर में जो कि 10 स्क्वायर मीटर का है। अब अगर तुम यहाँ पे ट्रिपल एस रैंक के बन ही चुके हो तो फिर तुम मुझे डैडी बुलाओ, फिर तुम्हें यहाँ पे जी कॉर्पोरेशन के अंदर एक सिक्योरिटी जॉब तो दिलवा ही दूंगा। और वैसे भी जी कॉर्पोरेशन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी काफी ज्यादा प्रिविलेज मानी जाती है, तुम्हारे पास पैसा रहेगा, इतना सब बढ़िया था। लेकिन इसके बाद में वो लोग फैमिली के ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए जब तुम्हारे पास जॉब रहेगी तो फिर तुम उन पैसों से यहाँ पे अपने घर वालों के लिए अच्छी अगरबत्ती खरीद
खरीद पाओगे जिनको तुम अपनी फैमिली के ऊपर चढ़ा सकते हो जो पहले ही मर चुकी है। येलेन को इससे यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और शायद से मुझे लगता है येलेन की फैमिली थी लेकिन वो किसी हादसे में यहाँ पे खत्म हो गई जिसके बाद वो यहाँ पे अनाथ बन गया। इससे येलेन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बेसिकली होगा ना, हद कर दी आपने, वही वाली चीज। जिसके बाद वो अपनी कर्स मास्टर वाली एबिलिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करता है और उन लोगों से कहता है तुमने मुझे फोर्स कर दिया, मेरी फैमिली के ऊपर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। उतने में इन लोगों की फट जाती है, ये कुछ सच में ट्राई करने वाला है क्या? अगर इसने यहाँ पे फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल किया तो फिर ये और भी जल्दी मरेगा। इसके बाद येलेन उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अगली बार से मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी ना बोलना। जिसके बाद वो आसमान से एक बिजली का झटका नीचे गिराता है लेकिन किसी के ऊपर गिराता नहीं, सिर्फ जमीन को ही तोड़ता है। हालांकि इससे इनकी पैंट गीली जरूर हो गई थी। इन सभी की फटके चार हो जाती है और वो आगे से कहती है तो सच में फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पे येलेन उन लोगों से कहता है कि आओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है तिबारा इस्तेमाल करने में। तो इन सभी की फट जाते हैं और ये तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। कहते हुए ये पागल हो चुका है, ये खुद तो मरेगा, ये हम लोगों को भी मरवा देगा। उनके भागने के बाद में येलेन अपना बस्ता उठाता और यहाँ से जाने लगता है। बाय द वे, इसने अपने स्टमक के, बेसिकली पेट के किसी एक पार्ट को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, एक ऑर्गन को, जिसको डुओडेनम बोला जाता है। बेसिकली तुम्हारी छोटी आंत को तुम्हारे पेट से जोड़ता है, सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट माना जाता है। इसके बाद हम लोग नीनी को देखते हैं जो कि यहाँ पे ये सब कुछ देख रही थी और ये शायद से बीच में आने वाली थी, लेकिन उससे पहले येलेन ने यहाँ पे अपनी कर्स पावर का इस्तेमाल कर लिया, जिसको देख के नीनी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है कि थोड़ी बहुत बातों से इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि इसने अपनी कर्स पावर का इस्तेमाल कर लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर येलेन यहाँ पे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। बेसिकली येलेन से दोबारा पूछने वाले थे कि अगर चलना चाहो तो फिर चल दो, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद में वो दोबारा नहीं पूछेगी क्योंकि इसे यकीन हो गया कि येलेन वर्दी नहीं है इसके साथ रहने के लिए। इसके बाद येलेन अपने घर पे पहुंच जाता है और वो हम लोगों को बताता है कि वो इसी तरीके से यहाँ पे लाइटनिंग बोल्ट को समन कर लेता है, लेकिन उसको यहाँ पे डोडेनम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बाद वो अगर अपने ब्लैडर को यहाँ पे सेक्रीफाइस करे तो फिर वो यिन थंडर को यहाँ पे समन कर सकता है जो कि बोरियल वाटर से आएगी। इसके बाद अगर वो अपने हार्ट को यहाँ पे समन करे तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव पर्पल लाइटनिंग को भी समन कर सकता है। लेकिन अगर वो गलती से भी पावरफुल कियोस गॉड थंडर को समन कर ले तो ये निपट ही जाएगा। बाय द वे, अभी तक ये गैस ही है एक तरीके से। आई मीन हार्ट के बाद तुम क्या सर्वाइव करोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे मेन पार्ट तो वही है, तो इसको हल्की में नहीं लेना। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो फिर तुम बंद हो जाओगे। बाद में हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे रीजनरेशन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इसका असर भंडाने लगता है। सिंपल सी बात है, बॉडी जब रिकवरी मोड पे जाती है तो वो एनर्जी को यहाँ पे चूसने लगती है, तो फिर सर यहाँ पे घूमने लगता है, जैसे कि लो एनर्जी इफेक्ट होते हैं, चक्कर आ रहे हैं वैसे। इसके बाद ये आराम से सो जाता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे उसी मेन बंदे को देखते हैं जो कि येलेन की बेइज्जती कर रहा था, जो कि अपने बाप से कहता है कि आपको बदला लेना पड़ेगा, आपको उस बंदे को मरवाना पड़ेगा, किसी को भेजिए। लेकिन इसका बाप था बिजनेस माइंडेड। वो आगे से बोलता है कि तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। बाय द वे, इस बंदे का नाम लिंग्यू है, इसके बाप का नहीं। एक ट्रिपल एस रैंक के कर्स मास्टर को मारना काफी ज्यादा रिस्की है और ऊपर से इससे हमें कोई फायदा भी नहीं होने वाला। कोई ऐसा जो कि यहाँ पे थोड़ी सी बेइज्जती पे भी फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल कर ले, इसका साफ मतलब है कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से इमोशनली अनस्टेबल है। और ये मत भूलना कि वो यहाँ पे गरीब बैकग्राउंड से आता है और हमारी जी फैमिली के पास जो खास चीज है वो है सबसे ज्यादा पैसा। तो फिर उस चीज का इस्तेमाल करना सीखो जो कि तुम्हारे लिए एडवांटेज बने। एनिमी के वीक स्पॉट को हमेशा टारगेट करो। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे किंगजन एकेडमी का होता है, जहाँ पे येलेन को अभी भी नींद आ रही थी क्योंकि इसकी रिकवरी मोड अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी। और अभी सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि इसने यहाँ पे थोड़े से मामले के चक्कर में फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल कर लिया था, सिर्फ लिंग्यू को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए। उतने में हम लोग लिंग्यू को देखते हैं जो कि येलेन के पास आता है और ये उसके लिए खाना पानी लेके आया था। ये कहते हुए, खाना खाया तुमने दोस्त? मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। येलेन आगे से कहता है जहर तो नहीं है इसमें, हारा नहीं सकते तो फिर जहर दे के ही निपटा दो। इस पे लिंग्यू भी आगे से बोलता है कि जहर देना होता है तो सामने से नहीं दिया जाता दोस्त, पीछे से देते हैं। और बाय द वे, ये मेरी तरफ से यहाँ पे शुक्रिया है। येलेन पूछता है किस लिए का शुक्रिया भी? जिस पे लिंग्यू आगे से बोलता है मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, तुमने मेरे ऊपर बिजली का झटका मारा तो फिर मेरी छठी इंद्री खुल गई। तुम्हारे बदौलत ही मुझे पता चला कि मैं अपनी जिंदगी को बेफालतू में ही जाया कर रहा हूँ। येलेन आगे से बोलता है साफ साफ बोलो क्या चाहिए, फालतू की बकवास ना पे लो। जिस पे ये घुटनों पर बैठ जाता है और येलेन से कहता है मुझे तुम्हें बड़ा भैया बोलना है। येलेन बोलता है भैया? सर पे चोट वोट लग गई क्या भाई? मुझे किसी का भैया सैया नहीं बनना। इस पे लिंग्यू आगे से बताता है तुमसे मार खाने के बाद में मैंने खुद को शीशे में देखा और समझ गया कि मैं बदसूरत हूँ, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे खुद को बेहतर इंसान बनाऊं, जिसके लिए मुझे चाहिए रोल मॉडल जो कि तुम बनोगे। येलेन आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इसके लिए पैसे लगेंगे, ट्यूशन फी तो देनी ही पड़ेगी ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूलिंग के पास अंधा पैसा है तो वो आगे से बोलता है यूपीआई तो अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। जिस पे अपना यूपीआई नंबर बता भी देता है और आगे से कहता है 2 मिलियन जल्दी से ट्रांसफर कर दो, जिसके बाद तुम्हारी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। लिंग्यू आगे से कहता है अंधा पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंधा मांग लो, साले मेरे पास है तुम्हारे पास थोड़ी ना है, तुम कम मांगो। इस पे येलेन आगे से कहता है इतना भी महंगा है, नहीं चाहिए तो फिर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला सीन कॉलेज का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नाउ इस सीक्रेट रियल हम यहाँ पे ओपन हो चुकी थी, जिसके अंदर यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है वो सभी जाएंगे और परफॉर्म करेंगे, जिससे इन लोगों को यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी और उनका यहाँ पे जो क्रोमैटिक लेवल होगा वो सेट किया जाएगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ किंगचंग एकेडमी नहीं बल्कि और भी कई सारी एकेडमी के बच्चे यहाँ पे इसके अंदर हिस्सा ले रहे थे। इसके
बाद हम लोग यहाँ पे बाकी 4 अकेडमीज के लोगों को देखते हैं, जिसमें मेन वाले तो अपने टीचर थे, जो कि यहाँ पे नीनी और येलेन के बारे में बात कर रहे थे कि इन दोनों ने जैसे यहाँ पे SSS क्लास जॉब को हासिल किया, मैंने इनसे बोला था कि ये लोग लोकी रहे, लेकिन ये सुनते ही नहीं है। आजकल के बच्चे सुनते किसकी हैं। बेसिकली वो यहाँ पे शो ऑफ मार रहे थे बाकी अकेडमी प्रिंसिपल के सामने। जिसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम लोग पैदा ही म्यूट हुए हो या फिर कुछ ऐसा ही है कि बोल नहीं पाते। जिसपे ये तीनों ही यहाँ से चले जाते हैं, ये कहते हुए कि मैं इस काम के अंदर माहिर हूँ, मुझे अकेडमी के अंदर काम है और मैं तो बर्तन मांजना भूल गया भाई, बीवी मारेगी घर पे आके, मैं चला। जिसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है, तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट थे वो सभी एक साथ उस डंजन के अंदर घुस जाते हैं। और फिर लोग नीनी को देखते हैं, जो कि अभी भी येलेन के साथ में यहाँ पे टीम अप करना चाहती थी, ये कहते हुए कि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन येलेन तभी मना कर देता है कहते हुए कोई जरूरत नहीं है। जिसमें नीनी आगे से बोलती है कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, अगर मरने के लिए इतने ही आतुर हो तो फिर मैं रुकूंगी नहीं। जिसके बाद हम लोग येलेन को देखते हैं, जो कि डंजन के अंदर आ जाता है और ये कुछ ज्यादा ही तेज मूव नहीं कर रहा। बेसिकली जो डंजन है वो हर किसी को यहाँ पे अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर देती है, इसलिए इतनी जल्दी यहाँ पे मूव कर रहा था। करीब जैसे डंजन के अंदर आता है तो इसे इसके ऊपर एक पैंथर हमला कर देता है। तो इसको देख के येलेन आगे से बोलता है तो छोटी बिल्ली है, तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे हो, मुझे यहाँ पे अपने फॉरबिडन स्पेल को टेस्ट करना था, जिसके यहाँ पे कैंडिडेट तुम बनने वाली हो। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है तो डायरेक्ट बिजली उसके ऊपर आ गिरती है, जिससे येलेन को बस यहाँ पे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि ये बिल्ली भी सिर्फ यहाँ पे लेवल 1 पे है। येलेन भी आगे से बोलता है इतना बड़ा स्पेल सिर्फ यहाँ पे 10 एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया, इससे अच्छा तो मैं सीधे अपनी उंगलियों उखाड़ लेता, किडनी को नुकसान पहुंचाने की क्या है जरूरत थी। और फिर येलेन अगर इसी तरीके से छोटे मोटे शिकार करता रहा तो फिर उसे यहाँ पे 100 शिकार करने पड़ेंगे, तब वो कहीं जाके लेवल 2 पे पहुंच पाएगा। जिसका मतलब यही है कि येलेन को यहाँ पे बड़े बकरे फंसाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके वो यहाँ पे जल्दी जल्दी लेवल अप कर पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं पता नहीं किस झुंड के साथ जाके पंगा ले जाता है, लेकिन इसने पक्का किसी न किसी झुंडी वाली लड़की को ही छेड़ा होगा। पूरा समुदाय इसके पीछे पड़ा हुआ है और ये अपनी जान बचा के भाग रहा था। तो इतने तो काफी होंगे भाई एक्सपीरियंस अमाउंट के लिए। और हम देखते हैं इसके पूरे डंजन के मॉन्स्टर पड़े हुए थे, पता नहीं इसने कितनों गोंगल की होगी। इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि अब मैं तुम सभी के ऊपर अपने फॉरबिडन कर्स को यहाँ पे ट्राई करूंगा, जो मैंने अभी ही सीखा है। जिसके बाद ये फॉरबिडन कर्स डिस्ट्रक्टिव सर्च का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पे एनर्जी का एकदम तगड़ा फ्लक्चुएशन होता है और हम लोगों को पता चलता है कि ये फॉरबिडन कर्स है, इसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और जितने भी स्टैट्स है उनको यहाँ पे 10 गुना बढ़ा सकता है। और साथ ही में अगर ये रिकार्नेशन को यहाँ पे एक्टिवेट कर दे, बर्निंग रिकार्नेशन को, तो फिर 10 लेवल का मॉन्स्टर भी इसके सामने टिक नहीं सकता है, जब ये उसके ऊपर अपनी फुल पावर से वर्ल्ड एंडिंग थंडर स्ट्राइक से हमला करेगा। जिसके बाद ये अपनी एजिलिटी और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इसके सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे उनके ऊपर हमला करते हुए उन्हें 20 से ही 2 हिस्सों में काटे जा रहा था, हाथों को ननचक से समझते हुए। हाथ है कि चाकू बे। जिसके बाद ये सामने की तरफ एक पंच मारता है तो मॉन्स्टर 20 से फट जाता है एकदम हवा की तरीके, जैसे कि गायब ही हो गया, वेपराइज हो जाता है वो। लेकिन कुछ ही देर के अंदर इतनी पावर इस्तेमाल करने के साइड इफेक्ट भी हम लोग देख पाते हैं। इसकी एज इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही थी कि ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 50 साल के बुढ़े के अंदर बदल गया। जिससे येलेन को ये चीज भी सीखने को मिल जाती है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसकी अनडाइंग बॉडी के बारे में किसी और को पता चले, तो फिर उसे यहाँ पे बर्निंग रिकार्नेशन फॉरबिडन कर्स को इस्तेमाल करना बहुत ही कम करना पड़ेगा, वो भी से ज्यादा 30 सेकंड बस, क्योंकि 1 मिनट के बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से बुढ़ा जाती है। जिसके बाद ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही जो इसकी बॉडी यहाँ पे बेसूख के काटा हो गई थी उसको दोबारा यहाँ पे तरीन ताजा जवान बना देता है। रीजनरेशन एबिलिटी देख रहे हो इसकी तुम, मैं बस ये सोच रहा हूँ इसकी बॉडी के अंदर जो इसके सेल्स होंगे वो कितनी जल्दी यहाँ पे जिंदा हो रहे होंगे और मर रहे होंगे, मतलब मिली सेकंड्स के अंदर उनका जीवन खत्म। जिसके बाद ये अगले ही पल अपना हाथ यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देता है, उड़ा देता है उसको पतंग की तरीके। जिसके बाद ये दोबारा एक फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले यहाँ पे उसकी बिछाता है। जिसके बाद वो फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड एंडिंग फ्यूरी को यहाँ पे समन करता है, यानी कि अनगिनत बिजलियों को, जो कि डायरेक्ट उन सभी यहाँ पे मॉन्स्टर्स के ऊपर आके गिरती हैं, जिसके चलते वो कई सारे एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। और जितने लेवल का यहाँ पे मॉन्स्टर होता है उसके 10 पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि 1 लेवल पे है तो 10 पॉइंट, 3 पे है तो 30, 5 पे है तो 50। इसी तरीके से इसने पता नहीं कितने यहाँ पे मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। जिसके बाद डायरेक्ट लेवल 3 पे ही प्रमोट होता है। तो ये जब भी ये लेवल अप करता है तो फिर इसको यहाँ पे न्यू फॉरबिडन कर्स मिलते हैं, जैसे कि इस बार इसको मिला है हेलफायर स्कॉर्चेस द स्काई। कुछ ही देर के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नीनी आती है, जो कि इस जगह को देख के एकदम हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सब यहाँ पे जल के राख के अंदर बदल गए थे। नीनी भी हैरान थी कि इतना तगड़ा बंदा कौन आ गया भाई। वहीं पे येलेन ने यहाँ पे जो हेल फायर का इस्तेमाल किया था तो उसकी छोटा सा अंश यहाँ पे रह गया था, जिसको नीनी थोड़ा सा अच्छे से देखते और इन्वेस्टिगेट करती है तो फिर उसे भी समझ में आ जाता है कि ये फायर एलिमेंटल है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और कौन बंदा है जो कि यहाँ पे फायर एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ये जो फायर एलिमेंट उसके हाथों में था ये बहुत ज्यादा हाई था, तो उसके वाले फायर एलिमेंट के मुकाबले ऑफ कोर्स भाई हेल फायर तो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी ही थी। उतने में ही नीनी को सामने से एक कैंप फायर का धुआं दिखाई देता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये पक्का यहाँ पे किसी इंसान ने ही लगाई होगी और शायद से वो यहाँ पे मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और मुझे सच में लगता है कि इसके माथे के जो दिमाग के स्क्रू हैं वो सच में गिरे हुए हैं। जब इसे पता है कि सामने बंदा है जो कि इसके साथ कुछ भी कर सकता है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तब भी उसे ढूंढने के लिए जा रही है। IQ देख रहे हो तुम इसका, मतलब हमारी तरीके की स्कूल में कुछ
भी हो तो हीरो बनेंगे, क्रश को बचाएंगे। ये भूल जाते हैं कि एनपीसी हम ही हैं। जिसके बाद हम लोग येलेन को देखते हैं जो कि मस्त खाना पीना कर रहा था। ऑफ कोर्स इसने यहाँ पे इतनी ज्यादा बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, तो फिर उसे यहाँ पे और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ताकि वो जल्दी जल्दी रीजनरेट कर सके। बाय द वे इसकी रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि 5 मिनट में ये से रीजनरेट होता है, ये वो वगैरह वगैरह। ये चुटकियों में रीजनरेट हो सकता है, फटकों में हो सकता है। और मैंने जो बोला ना अभी पिक्चर बाकी है, उसे तुम्हें सारे डॉट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि इसकी रीजनरेशन एबिलिटी आती कहाँ से है। खैर खाना पीना खाने के बाद में ये तुरंत आगे बढ़ जाता है अगले मॉन्स्टर्स को यहाँ पे निपटाने के लिए। लेवल जल्दी जल्दी अप करना है भाई। उतने में यहाँ पे नीनी आती है जो कि पूछती है कि तुम ये हो क्या येलिन, जिसपे येलिन भी मन के अंदर सोचता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर नीनी भी आगे से यही सवाल पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और येलिन सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है या फिर हमारी किस्मत के तार जुड़े हुए ही हैं। साला मैं इससे जरूर हर बार टकरा जाता हूँ। खैर जो भी हो, मैं इसे बिल्कुल भी पता चलने नहीं दे सकता कि ये सब कुछ मेरा ही करा धरा है। इसीलिए वो आगे से झूठ बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे खाना पका रहा था और कुछ भी नहीं। फिर वो इसकी तरफ आगे बढ़ा था तो नीनी उसे कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। मैंने पहले ही बोला था कि फॉरबिडन स्पेलकास्टर यहाँ पे सोलो ग्राइंडिंग के लिए नहीं बने हुए हैं, बेसिकली सोलो लेवल अप के लिए। और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, पछतावा करने से मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली। मैंने पहले ही बोला था कि टीम अप कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया, तो फिर अब साथ में आने का कोई भी फायदा नहीं है। जेलेन कुछ बोल भी नहीं पा रहा, वो आगे से मुंह बनाए हुए है कि बहन कुछ बोलने तो दे, मुझे नहीं आना तेरे साथ में, तू ही बोले जा रही है। और जेलेन भी आगे से बोलता है ये कैसा लॉजिक है, इसके दिमाग के स्क्रू स्क्रू गिर गए हैं क्या, या फिर इसका दिमाग ही नहीं है इसके पास। पेनिनी जेलेन से पूछती है कि तुमने किसी और को यहाँ से जाते हुए देखा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में फायर एलिमेंट के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे स्किल्ड है, जैसे कि हेल फायर को वो मास्टर करे हुए हो। जेलेन आगे से कहता है हेल फायर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे देखा, वो सामने की तरफ गया हुआ एकदम हैंडसम लौंडा है। जेलेन को समझ में आ जाता है इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी दूर से भागा दो तो फायदे में रहूंगा। और इसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये और ज्यादा हेल फायर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो नीनी सूंघते हुए हेल फायर को इसके पीछे आ जाएगी। ऑफकोर्स जब वो बंदा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो नीनी ढूंढ से लेगी। इसलिए जब वो बंदा यहाँ पे दिखाई नहीं देता, यानी कि कुछ भी नहीं मिलता, तो ये उल्टा येलेन को ही कोसने लगती है कि उससे ना टकराई होती तो उसे पक्का पकड़ लेती। बहन तूने बात छिड़ी थी। लोग इग्नोर कर देते हैं अनजान आदमी को देख के। खैर नीनी को खाने भर का मिल जाता है क्योंकि उतने में ही यहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि नीनी से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेवल 8 पे था ड्रैगन ब्लड बहीमत, जो कि डायरेक्ट नीनी के ऊपर हमला करता है। तो ये जल्दी से साइड में हट के यहाँ पे डॉज करती है। वहीं पे नीनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि एक नॉवेज डंजन के अंदर यहाँ पे 8 लेवल का मॉन्स्टर क्या कर रहा है। वहीं पे नीनी को अच्छे से पता था कि वो इसके खिलाफ में जीत भी नहीं सकती है, और उतने में वो सोचती है कि येलेन कहाँ पे चला गया, और ये खुद से ही गैस कर लेती है कि साला डर के भाग गया होगा। इसके बाद नीनी आगे से अपनी एबिलिटी फायरबॉल स्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए 8 लेवल के मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को यहाँ पे इससे कुछ भी नहीं होता। थोड़ा बहुत जो नुकसान होता है वो खुद को यहाँ पे रिजनरेट कर लेता है, जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे नीनी के ऊपर हमला करता है, और इस बार वो जानते हो थंडर क्लैप का इस्तेमाल करता है। बाय द वे इसके 4 हाथ हैं, मैं बता दूं तुम लोगों को। नीनी जल्दी से दोबारा जंप करती है और उसको डॉज करती है फैन सर्विस देते हुए, लेकिन एडिटर बीच में उंगल कर देता है। जिसके बाद नीनी दोबारा यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए हमला करती है, लेकिन इस बार महिमत आगे से सिर्फ रॉर का इस्तेमाल करता है, और उसके रॉड से ही जो फायरबॉल सामने से आ रही थी वह पे डिफ्लेक्ट हो जाती है और सीधा नीनी की तरफ जा लगती है, जिससे नीनी यहाँ पे उसे चोट खाती है और नीचे जाके गिर जाती है। हमें फैन सर्विस दिखाई जाती है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। नीनी बोलती है वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गई थी इस बिगिनर सीक्रेट रियलम के अंदर। 8 लेवल के महिमत के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, और उसे यही लग रहा था कि अब तो मौत निकट है भैया, और इस तरीके से मरना बहुत ज्यादा बेइज्जतीदायक है। ऑफ कोर्स भाई, अगर तुम बिगिनर वाली जगह पे मर गए, वो भी ट्रिपल एस क्लास की रैंक लेके, तो फिर थू है तुम पे। उतने में हम लोग यहाँ पे येलेन को देखते हैं जो कि आगे से फॉरबिडन कर्स हेल फायर का इस्तेमाल करता है, और एक बार में ही 8 लेवल की बहीमत को जला के उसे राख कर देता है। बहीमत को फाइट बैक करने तक का मौका नहीं मिलता, एक झटके के अंदर ही वो जल के राख में बदल जाता है, जिसको देख के नीनी काफी ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। इसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है ना, और उसे बोलते हैं थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ। इस पे येलेन आगे से झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि तुम मुझे यहाँ पे लिंग ये बुला सकती हो। लिंग का मतलब होता है अर्लियर डाउन, ये का मतलब होता है रात। इसी ने बोला भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे चाइनीज नहीं आती। नीनी आगे से बोलती है कि तुम कौन से स्कूल से हो, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक्स करना चाहती हूँ तुम्हें। बाय द वे ऑथर एकदम जबरदस्ती की फैन सर्विस दे रहा है। एक बार तो मेरा ध्यान भटक गया रिकॉर्डिंग से, एडिटर 1 सेकंड के लिए दिखा दो भाई, आके सीख लेने दो इन्हें। तो येलेन अपने मन के अंदर सोचता है कितनी बेवकूफ है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद और ना ही तुम्हारा शुक्रिया। वो आगे से बोलता है कोई जरूरत नहीं, बस छोटा सा फेवर था, मैं चला यहाँ से। तो हम लोग नीनी को देखते हैं जो कि यहाँ पे येलेन को रोकने की कोशिश कर रही थी और खड़े होने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो हो नहीं पाती है। येलेन उससे कहता है कि आगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं, और ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि चुपचाप अपने कपड़े पहनो अच्छे से और वापस लौट जाओ। जिसपे नीनी यहाँ पे खड़े होने की जो कोशिश कर रही थी धड़ाम से नीचे गिर जाती है एनर्जी लो होने की वजह से, जिसपे ये चीखते हुए येलेन से कहती है कि तुम बस इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे साथ कैच अप कर लूंगी, और एक दिन मैं तुम्हारे बगल में एकदम प्राउडली खड़ी रहूंगी। इसके घर वालों ने इसे सिखाया नहीं क्या कि अजनबियों से दूर रहो, स्ट्रेंजर
है वो बहन स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। स्ट्रेंजर थिंग्स तो देखी होंगी ना। खैर इसके बाद ये लेन वहां से इतनी तेज भागता है जैसे कि इसी ने कुछ गुनाह किया हो, और एकदम दूर आने के बाद में ये चैन की सांस लेता है और आगे से बोलता है ये बड़ी चिपकू लड़की है भाई, इससे तो दूर रहना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही समय उसके ऊपर वेस्ट कर दिया, अब चुपचाप लेवल अप करता हूँ, यही हमारा मेन गोल है। जिसके बाद ये लेन हम लोगों को यहाँ पे अपने न्यू फॉरबिडन स्पेल के बारे में बताता है, जिसके अंदर यहाँ पे उसे अपनी 2.5 साल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसके बदले में वो यहाँ पे एक फैटल इंजरी को यहाँ पे निगेट कर सकता है, बेसिकली खारिज कर सकता है। बेसिकली जो अटैक होगा जो कि फैटल होगा वो यहाँ पे ना माना जाएगा, होगा ही नहीं, वो रिमूव कर देगा वो अटैक। इसको देख के इलिन आगे से सबसे एकदम प्यारे वर्ड बोलता है एफ वाले, व्हाट द एफ, और उसे समझ में आ जाता है कि इसीलिए जो यहाँ पे फॉरबिडन कर्स मास्टर रहते हैं इसीलिए वो साला 25 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। बेसिक से स्किल इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे लाइफ साइकिल को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मैं सुट्टा फूक लूं, उससे तो साला 2 ही दिन सेक्रीफाइस होंगी। इन सभी फॉरबिडन स्किल्स के साथ में वो यहाँ पे किसी भी फैटल ब्लो को इजीली यहाँ पे खारिज कर सकता है। इसका मतलब यही है कि कोई अगर इसके अंदर चाकू भी घुसा दे तब भी इसे कुछ भी नहीं होगा, इसे डरने की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। या फिर पीछे से कोई दिल के अंदर ही कुछ घुसा दे तब भी इसे कुछ भी नहीं होगा, बंदा अमर है। मुन्ना भैया वाला मीम लगाया जाए। हालांकि जो कुछ फॉरबिडन कर्स हैं जिनके लिए यहाँ पे ब्रेन या फिर हार्ट को यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो उनका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता है। ऑफ कोर्स भाई उनको यहाँ पे रिजनरेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बेफालतू में उन्हें इस्तेमाल करना एक तरीके से यहाँ पे जिंदगी के साथ खेलने के बराबर होगा। इसके बाद ये आगे से उसी काम में लग जाता है इसके लिए यहाँ पे आया हुआ था, अनगिनत लेवल अप करना, और अब तो इसके रास्ते में कोई है भी नहीं, ये तो बाहर चला गया एरिया से। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 3 दिनों की बात का होता है, जहाँ पे हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था कि टेस्ट खत्म ही होने वाला है, देखते हैं कि कौन बंदा यहाँ पे कितने लेवल पे बाहर निकलता है। तो इस पे कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर मेरा लौंडा यहाँ पे लेवल 8 पे पहुंच जाए ना, मैं गंगा नहा लूंगा। तो हम लोग क्लास टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, जो कि बाकी टीचरों से कहते हैं कैसन बात, तो ये सभी भाई मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं तुम बात ना करो, तुम साला शो ऑफ करते हो। इसके बाद वो लोग यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करने लगते हैं कि किंगचन एकेडमी के जो प्रीवियस कैंडिडेट थे उनमें से किसी बंदे ने यहाँ पे लेवल 11 को अचीव किया था टेस्ट के अंदर, और वो रिकॉर्ड अभी तक अनब्रोकन है, कोई उसे तोड़ ही नहीं पाया है। इसलिए वो दोनों आपस में ही बात करने लगते हैं, ये कहते हैं पता नहीं आपकी एकेडमी का कोई बंदा ये रिकॉर्ड तोड़ भी पाएगा या नहीं। वो भी जो प्रिंसिपल थे वो आगे से कहते हैं हमारी एकेडमी के रूल्स बने हैं तो फिर हम ही लोग तो ही तोड़ेंगे ना, तुम लोग कहाँ से आ गए इस बीच में। तभी उनसे भी प्रिंसिपल से कहता है मुझे पक्का यकीन है कि आप सभी लोगों ने टेस्ट को और भी ज्यादा अच्छे से किया होगा और उसे यहाँ पे मेजर किया होगा और रिफाइन किया होगा। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि मैं भी मजे को ज्वाइन करूं, और हमें पता चलता है कि ये जोगे कियांगजिंग है, बेसिकली नीनी के फादर, और जितना मैं नीनी से चिढ़ता हूँ उतना ज्यादा उसके बाप को मैं पसंद करता हूँ। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पे जोगे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरे किंगचन सिटी के अंदर टॉप एस्ट्रोलॉजर्स में से एक है। किस्मत बताने वाला ना समझना इसको, ये नक्शे देख के बताता है, नक्षत्र देख के बताता है, तारे देख के तुम्हारा भविष्य बता देगा कि भीख मांगने वाले हो तुम। जोगे आगे से यही बोलता है कि वो यहाँ पे बस नीनी को देखने के लिए आया हुआ है। तो इसके बाद वो प्रिंसिपल से पूछता है कि नीनी आपको परेशान तो नहीं कर रही ना, जिसपे प्रिंसिपल आगे से कहता है कि नीनी तो आपकी आंखों की परी है, वो तो हमारी एकेडमी की प्राइड है, वो हमें कैसे परेशान कर सकती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डंजन से कोई बाहर निकलता है, अभी तक यहाँ पे समय पूरा नहीं हुआ था, जिसपे प्रिंसिपल को ये लगता है कि शायद से वो लोग जख्मी होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि डंजन से और कोई नहीं, नीनी ही बाहर निकली हुई थी। तो नीनी अपने फादर को देख के पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिसके बाद वो प्रिंसिपल को यहाँ पे ग्रेड करती है। तो वो दोनों ही उससे पूछते हैं कि वो सब छोड़ो, लेवल बताओ अपना। तो फिर हम लोग देखते हैं कि नीनी ने यहाँ पे लेवल यहाँ पे 12 को अचीव कर लिया था, बेसिकली इसने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे जितने भी प्रिंसिपल थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, बस अपने वाले को छोड़ के, क्योंकि वो खुश होते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ा तो कम से कम हमारे लोगों ने ही तोड़ा, कि बनाएंगे भी हम ही, तोड़ेंगे भी हम ही। तो भेजोगे नीनी से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही विल्डफुल हो, तुम्हें थोड़ा सा समय और ज्यादा बिताना चाहिए था अंदर, तो फिर शायद से तुम यहाँ पे लेवल 13 को भी अचीव कर लेती। जिसमें नीनी आगे से बताती है कि बोरिंग हो गया था, उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिल रहा था लेवल 10 के आसपास, इसलिए जो एक्सपी छोटे मॉन्स्टर से मिल रही थी वो पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत ही खराब थी। और एक वजह ये भी है कि नीनी यहाँ पे जल्दी बाहर इसलिए आई है ताकि वो यहाँ पे लिंगिये को पकड़ सके, यानी कि येलेन को तेरी आंखों के सामने ही है, नाचता है तेरी आंखों के सामने, तब भी तुझे दिखाई नहीं देता। लोग भाई आवाज पहचान जाते हैं, ये 5 फीट का बंदा नहीं पहचान पा रहे, वो भी डबल बैटरी के साथ में, जो कि मैं भी हूँ। फिर तुम्हें समझ में आ गया कि नीनी जल्दी बाहर क्यों निकली है। इधर हम लोग यहाँ पे येलेन को देखते हैं और उसको छीके आ रही थी नीनी, जो इसको याद कर रही थी, इसलिए आगे से बोला था कि कौन हराम कौन याद कर रहा है, फोन कर लो बे, फोन किस लिए बनाया है। खैर येलेन को यहाँ पे उसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था जो कि नीनी कर रही थी। इसको एक भी यहाँ पे लेवल 10 का मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे कि सारे मॉन्स्टर गायब ही हो गए हो। इस पर येलेन को यह लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मॉन्स्टर को ग्राइंड कर लिया, इसलिए वो सब डर के भाग गए हैं। इसलिए सोचता है क्यों ना फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल करके अपनी यहाँ पे सर्च रेंज ही बढ़ा दी जाए, जो कि न्यू कर्स अभी इसने सीखा है। और इस फॉरबिडन कर्स का नाम है इंस्टेंटेनियस डांस। बोलने में गलत हो सकता हूँ मैं, जवान लड़खड़ा जाती है। बेसिकली इस फॉरबिडन स्पेल के अंदर यहाँ पे जो स्पेल कास्टर रहेगा वो अपने एक ऑर्गन को यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा। वो ऑर्गन कितना ज्यादा जरूरी है वो ये इस बात को डिफाइन करेगा कि एबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बेसिकली जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑर्गन रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पे उसे टाइम मिलेगा। और बाय द वे
इस कर्ज का इस्तेमाल बेसिक सा यही है कि ये एजिलिटी को एकदम मैक्स कर देता है, छप्पर फाड़। इसलिए अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि ये जैसे ही अपनी किडनी को यहाँ पे दाव पे लगाता है, तैसे ही इसकी स्पीड फ्लैश की भी औकात को पार कर जाती है। ये पलक झपकते ही टेलीपोर्ट मार रहा था इतनी स्पीड के साथ में, यहाँ तक कि 50 लेवल का असैसिन भी इसकी स्पीड को मैच न कर पाए। ये जब भागता है ना तो शॉक वेव छोड़ता है पीछे, साउंड बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। ये इतनी तेजी के साथ मूव करता है कि इसकी मुलाकात 3 मॉन्स्टर से हो जाती है जो कि ततैये थे, सॉरी ये मैंटिस थे, बोर्ड। एलियन जैसे उन तीनों को देखता है तो वो आगे से अपने बॉडी पार्ट को यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस करता है, और तो फिर हम देखते हैं कि उन तीनों के ऊपर आके बिजली गिरती है जो कि फॉरबिडन स्पेल एस एंड फियर्स थंडर था। इसके बाद हम लोग दोबारा मेन गेट पे आ जाते हैं जहाँ से कई सारे बच्चे लगातार डंजन से बाहर निकले जा रहे थे। कुछ के हालात खराब थे और कुछ यहाँ पे डंडा लेके चल रहे थे, इतने खराब थे उनके। पेपिनी इसी फिराक में बैठे हुए थे कि लिंग ये अभी तक क्यों नहीं आया। नहीं आएगा बहन, नहीं आएगा वो। वहीं पे हम लोगों को पता चलता है कि टेस्ट 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सभी लोगों से बोला जा रहा था कि सब लोग लौट जाओ अपने स्कूल के अंदर। वहीं पे सभी लोगों को ये लग रहा था कि हाईएस्ट स्कोर नीनी के ही हाथों में जाके गिरेगा। वहीं पे जो दूसरी अकेडमी का प्रिंसिपल था वो आगे से बोलता है किंगचंग अकेडमी काफी ज्यादा लकी है कि उनको दो यहाँ पे ट्रिपल रैंक के स्टूडेंट मिल गए, लेकिन दूसरा स्टूडेंट कहाँ है, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया क्या। जिसके बाद यहाँ पे काउंटडाउन इसी तरीके से खत्म होते रहता है। वहीं पे नीनी ने कसम खा ली थी कि वो यहाँ से हिलेगी नहीं जब तक वो यहाँ पे लिंग ये को नहीं देख लेती। नहीं आएगा बहन। इसके बाद तभी कोई डंजन से बाहर निकलता है जिसमें नीनी को लगता है कि उसका प्यार आ गया, लेकिन ये प्यार नहीं येलिन था। नीनी उसे पूछती है कि ये तुम क्यों हो भाई, जिसपे येलिन आगे से बोलता है टाइम खत्म हो रहा है बहन, बाहर नहीं आऊंगा तो पिकनिक करूंगा क्या अंदर मास्टर्स के साथ में। ये इसको देख के भाग जाती है कहते हुए कि तुम जैसे कायर मुझसे बात ना ही करे तो ही बढ़िया है। जिसपे येलिन आगे से पारा हाई हो रहा था, वो आगे से बोलता है गुद्दी तोड़ दूंगा इसकी मैं। उतने में प्रिंसिपल येलिन के पास में आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन से लेवल पे हो पुत्र। येलिन आगे से बताता है ज्यादा नहीं मास्टर, बस 16 पे हूँ। इससे वहाँ पे जितने भी थे उन सभी के मुंह बाहर आ जाते हैं। वो आगे से बोलते हैं 16 पे, इसने तो रिकॉर्ड के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक न्यूबी टेस्ट के अंदर कोई बंदा यहाँ पे लेवल 16 पे कैसे पहुंच सकता है। इसके बाद कुछ लोग आगे से गुड़ा भाग करते हुए बताते हैं अगर इसका लेवल 16 है तो फिर इसने यहाँ पे करीब 1200 मॉन्स्टर्स को मारा होगा जिनका लेवल यहाँ पे 10 होगा। और कई सारे लोग तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते हैं। जिसके बाद हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और वो यहाँ पे येलिन से कहता है कि तुम तो हमारी एकेडमी की प्राइड हो, कुछ समय पहले तो नीनी थी, साले दल बदलता है, दल बदलू। जोगे भी आगे से यहाँ पे येलिन की तारीफ करता है, जिसमें नीनी आगे से बोलती है कि इसमें कौन सी अमेजिंग बात है, लेवल 16 पे ही तो है। ये मत भूलना कि ये कर्स मास्टर है, अगर ये लगातार अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करता रहा तो वो बहुत जल्द ही मारा जाएगा। अगर इसे अपनी लाइफ की चिंता होती तो ये इतनी जल्दी जल्दी लेवल अप ना करता। जिसपे जो बाकी एकेडमी के लोग थे वो आगे से बोलते हैं अच्छा ये कर्स मास्टर है तो फिर इसमें कोई हैरानी नहीं है। इसके बाद वो सभी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि ये बौखला वोखला गया है क्या। कोई भी कर्स मास्टर अगर पागलों की तरीके यहाँ पे अपने कर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो अपने लाइफ स्पैन को हमेशा खत्म करता जाएगा और ये मुश्किल से ही यहाँ पे 25 साल तक जिंदा रहे, शायद से ये कहो 20 में ही निपट जाए अगर ये इसी तरीके से अपने कर्ज का इस्तेमाल करता रहा। जिसपे सभी लोग यहाँ पे येलिन को बोल रहे थे ये कहते हुए कि अपनी जिंदगी के बदले में थोड़ी बहुत रेपुटेशन को हासिल करना बेकार बात है। इस तरीके से अपनी जिंदगी दाव पे लगा के थोड़ी बहुत रेपुटेशन हासिल करना बेवकूफों का काम होता है। जिसके बाद एक एकेडमी का प्रिंसिपल आगे बढ़ता है जो कि येलिन से कहता है भाई तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तेरा प्रिंसिपल तुझे फोर्स तो नहीं कर रहा है, कहीं वो तेरी जिंदगी को तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ताकि वो यहाँ पे उसका वर्चस्व बढ़ा सके। जिसपे प्रिंसिपल आगे से बढ़ता है काय फालतू की बकवास करते हुए टीचर होने के नाते मैं थोड़ी ना अपने स्टूडेंट की लाइफ के साथ में खेलूंगा। जिसपे येलिन आगे से बताता है कि किसी ने भी उसे फोर्स नहीं किया है, वो यहाँ पे गरीब फैमिली के अंदर पैदा हुआ है, हर किसी ने उसे यहाँ पे नजरअंदाज किया है। अगर उसे कुछ मौका मिलता है बड़ा करने का तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे कायर की तरीके पीछे नहीं छुपना चाहता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका अंत कैसे होता है, बस येलिन ये चाहता है कि हर कोई जाने कि उसने यहाँ पे कुछ किया है। जिसपे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जोगे आगे से कहता है तुम्हारे एम्बिशियन कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तुम इसे सिक्योरिटी लैब के अंदर वो बंदे हो जिसने यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम नंबर 1 हो। जिसके बाद वो यहाँ पे येलिन को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं नीनी का फादर हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फिर तुम मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग नीनी को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं किसने बोला ये नंबर 1 है, जब यहाँ पे लिंग ये आएगा ना तो फिर ये उसके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। जिसपे जोगे आगे से कहता है मेरी प्यारी बेटी अब ये बंदा कौन है। जिसपे अपनी एकेडमी के टीचर आगे से बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई ये कौन है। जिसके बाद वो बाकी एकेडमी के लोगों से पूछता है कि तुम्हें पता है कोई ऐसा बंदा। जिसपे बाकी एकेडमी के प्रिंसिपल भी आगे से ये बोलते हैं कौन है रे ये, हमें कौन सा पता, हम तो साला अपने वालों के नाम भूल जाए ये कौन है। इसी बीच ये लोगों से कहता है अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर मैं जा रहा हूँ घर। जिसपे वो लोग उससे कहते हैं कि हाँ तुम जाके आराम करो, असली एग्जाम यहाँ पे 3 दिनों के अंदर होगा तब तुम आ जाना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डंजन का समय पूरा हो जाता है लेकिन लिंग ये बाहर नहीं निकलता। जिसपे नीनी को ऐसा लगता है कि शायद से जब वो यहाँ पे येलिन के साथ में बात कर रही होगी तब वो चुपके से यहाँ से निकल गया होगा। जिसके बाद वो ये सारा इल्जाम सारी गलती येलिन के माथे मारने लगती है कहते हुए कि उसी की गलती है, मैंने बोला था ना कि ये तुम्हें चुकेगी, डायपर पहन लो तुम। जोगे आगे से नीनी को शांत करता है तो नीनी उससे कहती है कि तुमको भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है क्या पापा, उसने मेरी जान बचाई थी। जिसपे
जोगा आगे से कहता है कि हाँ भाई यकीन है तुम्हारे ऊपर, इसीलिए तो तुम जल्दी बाहर आई थी ताकि उसे तुम देख सको। तो इस पे वो यहाँ पे नीनी से कहता है कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं कि ये लेने यहाँ पे लिंग ये है जिसको तुम ढूंढ रही हो। तो इस पे नीनी आगे से कहती है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो भाई, ये लिंग हो ही नहीं सकता। वो बंदा जैसे यहाँ पे बहीमत को देखा था तुरंत भाग लिया था, लेकिन लिंग ये वो एक बहादुर आदमी है, वो यहाँ पे फायर को मैनिपुलेट कर सकता है और उसके पास एकदम अच्छी मैनिपुलेशन एबिलिटी है जो कि ये लिंग कभी भी अचीव नहीं कर सकता। तो इस पे जोगे आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर शायद से तुम सही हो। तो इसके बाद हम लोग येलेन को दोबारा देखते हैं और ये दोबारा छींकता है, ये दोबारा गाली देता है कि कौन है बे, कौन याद कर रहा है, फोन कर लो बे, इतना पैसा लोगों ने फालतू में नहीं फूका फोन खरीदने में, फोन कर लो एक। वो से अंदाजा था कि ये पक्का यहाँ पे वो बेवकूफ औरत नीनी ही होगी। उतने में ही यहाँ पे येलेन के दरवाजे के एकदम खटाखट नॉक होता है। येलेन पूछता है कौन है बे, इतनी आधी रात को कौन आता है। इसके वजह दरवाजा खोलता है तो फिर सामने एक सेल्समैन खड़ा था आधी रात में। तो भाई मुंह पे लात मार के दरवाजा बंद कर देता, आधी रात में कौन सामान बेचता है। खैर ये लोग येलेन को पहले से ही जानते थे। वो आगे से बताता है कि मैं यहाँ पे खास तुम्हारे लिए आया हूँ, और ये खुद को यहाँ पे ब्रेन किंग न्यूट्रिशनल कंपनी का यहाँ पे मैनेजर बता रहा था। तो इसके बाद येलेन डायरेक्ट इसे घर में ही इनवाइट कर लेता है। ये भी बेवकूफ है, इसके भी पेच ढीले हैं, साले अनजान लोगों को अंदर नहीं लेते। येलेन उससे पूछता है कि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिसपे मैनेजर आगे से बताता है कि वो उसके लिए एक अच्छी खबर लेके आया है। उसने सुना है कि उसने यहाँ पे क्लास के अंदर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और हाईएस्ट रैंक हासिल की है न्यू सीक्रेट रियलम के अंदर, इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं हमारी कंपनी के नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर कंपनसेशन कोई भी छोटा अमाउंट नहीं रहेगा। येलेन आगे से पूछता है कितना माल मिलेगा, जिसपे आगे से 3 उंगलियों का इशारा करते हुए था इतना मिलेगा। येलेन आगे से बोलता है 3 क्या, 3 रुपए 3000 आगे की तो शून्य लगाओ, जिसपे यहाँ पे मैनेजर आगे से बताता है 3 मिलियन। येलेन आगे से बोलता है इतने में तो 4-5 गर्लफ्रेंड आ ही जाएंगी ना, रेंटल रहेंगे लेकिन होंगी तो ना। मैनेजर आगे से बताता है कि उन लोगों की जो न्यूट्रिशनल कंपनी है वो लोग ना ही यहाँ पे सिर्फ ब्रेन और इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करते हैं, बल्कि वो लोग यहाँ पे सेल रीजनरेशन को भी यहाँ पे प्रमोट करते हैं। अगर अभी तक तुमने यहाँ पे कोई भी साइंस चैनल फॉलो नहीं किया तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग जो बूढ़े होते हैं, हमारी जो उम्र बढ़ती है वो सेल रीजनरेशन की वजह से ही होता है। बेसिकली सेल मरते हैं तो नए सेल बनते हैं, और अगर ये गलती से भी स्लो डाउन हो गया, यानी कि सेल की रीजनरेट होने का यानी कि उनके मरने और दोबारा जन्म लेने का समय स्लो हो गया, तो फिर हम लोग बहुत धीरे एज करेंगे। और जितने भी अमीर लोग हैं उनका पास यही सपना है कि बस ये कला मिल जाए कैसे भी, लेकिन ये कला सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है जो कि है जानवर, और कोई इतना बेवकूफ नहीं जो डीएनए कॉपी कर दे। मुर्गा भी बन सकता है इंसान। खैर मैनेजर उसे बताता है कि बस एक बोतल गटकने से तुम कई साल जवान रहोगे। येलेन बोतल खोलते हुए अपने मन के अंदर सोचता है जिसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारी किडनियां बेच डाली हूँ भाई। खैर कंपनियों के लिए फेम मैटर करता है, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, 3 मिलियन मिलेंगे, राज करूंगा। मैनेजर उससे कहता है खड़े क्या हो, गटक जाओ यार, चिंता ना करो, हम लोग तुम्हें यहाँ पे रिफंड देंगे, वो भी 10 गुना अगर ये काम नहीं करता है तो। और येलेन चुपचाप ये गटक भी जाता है, और गटकने के बाद जैसा मैंने सोचा था वही होता है, ये हो जाता है धाराशाही, एक ही बोतल में बेहोश हो गया ये। जबकि टाइम लगता है, बेसिकली जब पचेगा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जाएगा तब तो दिमाग को पता चलेगा कि कुछ आया है, तब वो बेहोश होगा। मतलब रियलिटी से इतना दूर रखते हैं कि हमें सीही बना देते हैं। खैर मैनेजर आगे से बताता है काम हो गया, धाराशाही हो गया, बैकअप प्लान के लिए रेडी रहो, मैं उसे लेके आ रहा हूँ। जिसके बाद वो लोग येलेन को एकदम अबैंडन फैक्ट्री के अंदर लेके आते हैं। वो पे मैनेजर आगे से पूछ रहा था जरा मुझे ये बताना कि हम लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए। जिस पे इनका जो बॉस था वो आगे से कहता है सवाल ना पूछो, जाओ यहाँ से, और कोई भी बिना मेरे ऑर्डर के अंदर नहीं आएगा, जो ऑर्डर फॉलो ना करे उसे तो निपटा देना। जिसपे मैनेजर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद जानते हो 1 मिनट, ये तो डॉक्टर है ना, वो साले गद्दार, मुझे पहले से बता दी कि साला डॉक्टर गड़ब आदमी है, साला ये साले गड़से से भाई किडनी निकाल रहा था, मैं मान ही नहीं सकता, गलत है ये। मैं पहले ही समझ गया था ये डॉक्टर तो हो ही नहीं सकता, ये गैंगस्टर वैंगस्टर ही है। खैर इसके बाद जानते हो ये येलेन की कॉर्निया चेक करता है, कॉर्डिनरी आर्टरी चेक करता है, लीवर, ग्लैल बैडर, किडनी, स्पाइनल, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ वापस आ गया था। बेसिकली से समझ में आ गया था कि येलेन यहाँ पे अंडा देने वाली मुर्गी है, वो भी सोने का। ये जो कुछ भी बेचता है दोबारा उगाता है, और ये आगे से पागलों की तरीके हंसते हुए कहता है इसके साथ में मैं यहाँ पे ऑर्गन रीजनरेशन की आर्ट को मास्टर कर सकता हूँ। जिसके बाद बोलता है फिर पीछे से येलेन बोलता है जिसके बाद तुम यहाँ पे पावर और हेल्थ की सुप्रीम मास्टर बन जाओगे, स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी तुम्हारे सामने घुटने टेंगेंगे, यही ना। और ये चीख के कहता है हाँ। तब इसे हो जाता है कि कोई तो बोला साला मेरे पीछे से। तो फिर इसके सामने येलेन बैठा हुआ था, वो भी मस्त था, और इसके हाथ पैर खुले हुए थे। गधों हाथ पैर बांध दिए जाते हैं जब भी किसी को उठाओ तो, साला क्राइम पेट्रोल तक नहीं देखते ये लोग। खैर येलेन से वही सवाल पूछता है कि तुम कैसे उठ गए इतनी जल्दी, ये हो ही नहीं सकता, हमने तो तुम्हें यहाँ पे जो जमाल घुटा दिया था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि साला एक हाथी तक ना उठे 6 घंटे तक। येलेन पूछता है मैं बस ये चीज जानना चाहता हूँ तुमने मेरा पीछा क्यों किया और मुझे ट्रैक कैसे किया। इसके बाद येलेन से कहता है मुझे पता है कि तुम अवेकन हो चुके हो, इसलिए मैं कोई दरिया दिली नहीं दिखाने वाला, चुपचाप सरेंडर कर दो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कोई भी हाथ पैर अपना लूज नहीं करोगे। धमकी भी दे रहा है ऐसे कि साला उसका कुछ लूज भी हो जाए तो उगाता है, वो केचुआ हो रखा है साला वो। हमें इस बंदे की क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि होता है फैंडम शॉर्ट्समैन, और ये लेवल 20 पे था। तो येलेन उससे बोलता है
कोई चॉइस नहीं है, एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसे पता था अगर इसने यहाँ पे अपनी हेल्प फायर का इस्तेमाल किया तो ये पूरी जगह ही जल के राख हो जाएगी और उसे यहाँ पे कोई भी बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना है। इसलिए ये लेन आगे से फॉरबिडन स्पेल आइस ऑफ इटर्नल फ्रीज का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर ये लेन यहाँ पे अपनी आंखों को सेक्रीफाइस करता है और अंधा होने से पहले इसकी आंखों के सामने जो भी आएगा वो फ्रीज हो जाएगा। बाद में अगर तुम लोग सोच रहे हो इसकी आंखें क्यों नहीं गई, भाई रीजनरेट हो गई यार इतनी जल्दी, इसलिए इसकी आंखें नहीं जाती। मुझे लगा 2 सेकंड के लिए ऐसे ढूंढेगा कहाँ है, जैसे लोग चश्मा ढूंढते हैं मेरी तरीके। खैर पलक झपकते हैं यहाँ पे डॉक्टर की सारी हवाइयां निकल जाती है, अब इसकी किडनी निकाली जाएंगी। खैर इसकी बॉडी पूरी जम जाती है और ये आगे से जब अपने वेपन की मदद से उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटता। फॉरबिडन कर्स है भी ऐसे कैसे टूटेगा, अंबुजा सीमेंट से बना है। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। येलेन लेवल 16 पे था और ये लेवल 20 पे, लेकिन इसके बावजूद ये येलेन के सामने टिक नहीं पा रहा है। ये येलेन से बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कर्स मास्टर हो लेकिन तुम मुझे एक स्ट्राइक के अंदर मार नहीं सकते। येलेन उससे कहता है अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप मेरे साथ मीठी बातें करो, तुम्हारे अलावा और किसी को पता है कि मेरे ऑर्गन्स यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं। अरे मैं ये डायलॉग मारना भूल गया भाई, तेरे पास कोई काला जादू नहीं है साले, मारते कोई झाड़ फूक, सच बोलने लगे ये। खैर डॉक्टर आगे से बताता है वो इतनी खास चीज के बारे में कैसे किसी और को बता सकता है। येलेन उससे बोलता है ठीक है फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए चीजें इजी कर देता हूँ, जिसके बाद वो डॉक्टर के ऊपर एक ही पंच मारता है और उसकी बॉडी जो यहाँ पे फ्रीज हो रखी थी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तुम्हें भी पता है कि जब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब फल को डाला जाता है तो उसके कैसे चिथड़े उड़ जाते हैं, वैसा ही डॉक्टर के साथ हुआ। वहीं पे येलेन ने जो यहाँ पे दवाई घटकी थी ना उससे इसका पेट खराब हो गया था, तो ये अगली बार मैं यहाँ पे अपने पेट को ही सेक्रीफाइस करने वाला था। बाद में डॉक्टर की मुंडी दिखाई दे रही थी क्योंकि ये बच गई थी। इसके बाद येलेन जब बाहर निकलता है तो उसके सामने जो भी आ रहा था वो बिजली के झटके खा रहा था और सेक्रीफाइस होते जा रहा था। जिसके बाद हम लोग मैनेजर को देखते हैं जो कि आगे से यही बोल रहा था त्राहिमाम हमका नाम आ रहा। येलेन भी उससे वही सवाल पूछता है हाँ ठीक है पहले ये बताओ तुम्हारा मालिक कौन है, कौन इन सभी चीजों के पीछे। तो इस पे मैनेजर बोलता है कि वो बता नहीं सकता। तो येलेन आगे से कहता है तुम मार खाओ। तो ये आगे से बोलने लगता है क्योंकि बिजली के झटके कोई खाना नहीं चाहता, नॉर्मल अर्थिंग भी होश उड़ा देती है, मैं डेली खाता हूँ ना पीसी की वजह से। मैनेजर आगे से बताता है कि उन लोगों का बॉस किंग सिटी के अंडरग्राउंड एरिया का मालिक है जिसका नाम केंसन है। वहीं पे येलेन ने भी यहाँ पे केंसन का नाम सुना रखा था क्योंकि वो यहाँ पे किंग सिटी का सबसे बड़ा गुंडा में से एक है। और चंगजी जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये परेशानी खड़ी कर सकता है और पीछे से हम लोग मैनेजर के ऊपर बिजली गिरते हुए देखते हैं। ये किसी को नहीं बख्शने वाला, जब तक बात इसकी इमोर्टल बॉडी की आएगी तब तक यहाँ पे लाशें बिछती जाएंगी। जिसके बाद हम लोगों की मुलाकात में यहाँ पे अंडरग्राउंड एरिया के मालिक यानी कि केंसन से हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे येलेन ने वहाँ पे तबाही मचा दी थी और उनके कई सारे लोग मारे गए थे, इसलिए जब केंसन को पता चलता है तो वो आगे से पूछता है क्या हुआ वहाँ पे। वो लोग एक स्टूडेंट के पीछे गए जिसके बाद गायब हो गए। जिसपे वो टकलू आगे से बताता है कि हाँ हम लोगों ने आधे घंटे पहले उन लोगों के साथ जितने भी कॉन्टैक्ट थे वो सब खो दिए हैं। जब लोग वहाँ पे पहुंचे तब उन्हें सिर्फ यहाँ पे जली हुई जगह ही मिली और कुछ भी नहीं मिला। लगने से तो यही लगता है कि जिसने भी ये कांड किए हैं वो पक्का एक अवेकन होगा। जिसपे केंसन आगे से भड़क उठता है ये कहते हुए जाओ और जाके पता लगाओ कौन है इस चीजों के पीछे, मुझे वो बंदा अभी के अभी चाहिए। जिसके बाद हम लोग यूलिंग को देखते हैं और यहाँ पे येलेन आया हुआ था उसे मिलने के लिए। वो इतने समय यूलिंग पूरी तरीके से यहाँ पे येलेन का छोटा भाई बन चुका है, वो उसको यहाँ पे गाड़ी से मंगवाया है, वो भी रॉयल एनफील्ड, रोल्स रॉयल्स क्या बोलते हैं भाई भूल गया मैं। वो यूलिंग तो पैसों की बातें कर रहा था ये कहते हुए कि मैंने पैसों के बारे में अपने फादर से बोला, लेकिन येलेन पहले ही बोल देता है कि तुम पैसों की बात क्यों करते हो छोटे भाई, तुमने मुझसे बोला तुम्हारा भाई बनने के लिए मैं तुम्हें मान लूंगा अपना भाई, पैसों की कोई बात ही नहीं है। इस पे यूलिंग आगे से कहता है तो फिर अगर हमारे बीच में कहने को कुछ भी नहीं है तो फिर अब से ये घर तुम्हारा हुआ। वो यूलिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा कि फादर ने बोला था येलेन सिंपल माइंडेड बंदा है जो कि सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में केयर करता है। वो हम लोग येलेन को देखते हैं और इसके अलग ही मकसद है, ये जानबूझ के यहाँ पे घुसने के लिए इसलिए आया है क्योंकि केंसन ढूंढते अगर इसके पीछे आएगा तो फिर वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। मतलब मोटिव देख रहे हो दोनों का। वो लिंगियो ने यहाँ पे येलेन के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा था, पूरा का पूरा। यहाँ पे टोटल 8 मेड खड़ी थी, 8 है 10 है, चश्मा लगाया है ना अंधा हो रहा हूँ मैं। वो येलेन भी हम लोगों से कहता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं है। जिसके बाद हमें बताता है इसमें कोई शक नहीं कि हर कोई यहाँ पे अमीर क्यों बनना चाहता है क्योंकि पैसों के साथ में जिंदगी हमेशा सेम नहीं रहती। और आई डोंट नो ऑथर में ये सब चीजें क्यों दिखा रहा है पैसों के बारे में बताते हुए। यूलिंग येलेन से पूछता है कि कौन सी तुम्हें पसंद आई, मैंने इन सभी को यहाँ पे तुम्हें सर्व करने के लिए ही रेडी किया है। येलेन आगे से कहता है सच में क्या, तो फिर मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाला। जिसके बाद यूलिंग उन मेट से कहता है जाओ और जाके यहाँ पे येलेन की मदद करो उसके कपड़े बदलने में। जिसके बाद वो सभी येलेन को अपने साथ लेके जाती है, ये कहते हुए चलो हम तुम्हारे कपड़े बदल देते हैं। येलेन आगे से शर्माते हुए कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जिस पे यूलिंग आगे से कहता है जिस तुम्हारी इच्छा, लेकिन कपड़े तो बदल लो, हम लोगों को कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे चलना है। येलेन उससे पूछता है आप कौन सी जगह आ गई भाई। जिस पे यूलिंग उससे कहता है कि जब वो लोग उस जगह पे पहुंचेंगे तो फिर उन्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिसके बाद हम लोग इन लोगों को कपड़ा बदलता हुआ देखते हैं और ये लोग कपड़े बदले भी थे कि नहीं बदले थे। खैर जो भी ये लोग यहाँ पे एक ऑक्शन हॉल के अंदर आए हुए थे जो कि किंग सिटी के अंदर होने वाला था। और यूलिंग का अंदाजा है कि येलेन कभी भी इस जगह पे नहीं आया होगा। साले ये क्या बोल रहा है
गरीब है वो नहीं आया होगा बिल्कुल भी। ये लोग मुझसे कहता है कि यहाँ पे जितने भी किंग सिटी के लोग हैं वो सब आए हुए हैं, खासकर इंपॉर्टेंट लोग। फिर तुम्हें एक एक करके उनसे मिलवाता हूँ। जिलेन को दिखाई देता है खाना, तो वो उस तरफ यहाँ पे भाग लेता है, ये कहते हुए तुम्हें जो करना है करो, मेरे बारे में चिंता ना करो, पहले मैं अपना पेट भरूंगा। जिसको देख के यूलिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि गरीब जरूर गरीब ही रहते हैं, उन लोगों ने कभी भी एक दुनिया नहीं देखी। वहीं पे हम लोग जिलेन को देखते हैं जो कि मस्त खाना लपेटते हुए कहता है कि साला रात भर से भूखा हूँ और ऊपर से पेट भी सेक्रीफाइस कर दिया था, अब कम से कम भाई टंकी भर के तो खाना ही पड़ेगा ना, ताकि कंपनसेट कर सकूं। हालांकि जब ये खाना खा रहा था इसका नेवाला गले से उतरा नहीं, उतने में ही यहाँ पे कोई और आ जाता है जो कि उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो कि और कोई नीनी थी। और इसके बगल में जो लड़की खड़ी है इसका नाम जान लो बस, यानवी है, बाकी ये दिखाई नहीं देती आगे। कर वो नीनी से पूछती है कि ये कौन बंदा है। तो पेलिन तुरंत अपना मुंह छुपा लेता है और घूम जाता है और मन के अंदर सोचता है किस्मत के तार सच में जुड़े हुए हैं क्या, कि उलझे हुए हैं साले, जब देखो तब ऐसे टकरा जाता हूँ। एक तो इसके पेच गिरे हुए हैं, ऊपर से मेरे भी एक दो गिरे हुए हैं, दोनों बराबर की जोड़ी पे आते हैं। नीनी यहाँ पे यानवी को बताती है उसे रियलम टेस्ट के बारे में याद है जो मैंने बताया था, जिसपे यानवी आगे से कहती है कि तुम किसी जीनियस बॉय से मिले थे जो कि यहाँ पे फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने में काफी बढ़िया था, कहीं ये वही बंदा तो नहीं। जिसपे नीनी आगे से कहती है तो उसके आसपास भी नहीं भटकता, ये तो कायर है, साला डर के भाग जाता है, ये तो ड्रैगन के सामने मुझे छोड़ के भाग गया था। काफी ज्यादा बुरी किस्मत रहती है जब हम लोग इन जैसे लोगों से टकरा जाते हैं। वहीं पे येलेन भी हमारे तरीके से सोचता है अगर क्या हो इसे पता चल जाए कि मैं ही लिंग ये हूँ, मेंटल ब्रेकडाउन होगा और क्या, ये मान नहीं सकती मैं, तुम नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, करेक्ट लाइन है ये, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं जो कि यूलिंग के साथ में थे और यूलिंग यहाँ पे उन सभी को लिन से मिलवाता है, ये कहते हुए ये मेरा बॉस यिलिन है। जिसपे वो सभी यहाँ पे लिंगियों से कहते हैं मजाक कर रहे हो ना तुम, वो आप को बॉस मान ले मैं इस बात पे यकीन कर लूंगा, लेकिन आप तो अपोजिट बोल रहे हो यार कि आपने उसको बॉस बना लिया है। इस पे लिंगियो उन लोगों से कहता है तुम लोगों को पता भी है कि ऑर्डिनरी लोग कभी भी मेरे बॉस नहीं बन सकते, मेरे बॉस का लेवल जानते हो तुम लोग। जिसके बाद आगे से बताता है ये लेवल 16 पे है, जिसमें उन सभी लोगों को यिलिन के बारे में समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने सीक्रेट रियलम के अंदर यहाँ पे लेवल 16 को अचीव किया था। तो पे यिलिन उन लोगों से कहता है कि हैरान न हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है जिससे मैं लेवल अप जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ये काफी बढ़िया रहेगा अगर हम लोग एक साथ बाहर जाएं तो फिर मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ, जिससे तुम भी लोग यहाँ पे लेवल अप कर सकते हो और तुम्हें रिजल्ट तुरंत दिखाई देंगे। जिसपे ये तीनों ही खुश हो जाते हैं और आगे से बोलते हैं सच्ची तुम हमारी मदद करोगे लेवल अप करने में। ये लोग आगे से बोलता है लेकिन हमें यहाँ पे रोका गया है ताकि हम लोग यहाँ पे बड़े लोगों से मदद न ले सके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बड़े एग्जाम से पहले सिटी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये उन लोगों से कहता है कि उसने कहीं सुना था कि कहीं पे बड़ा एग्जाम होने वाला है जो कि सिटी के बाहर का है, अगर वो लोग वहाँ पे जा सके तो फिर हमारा यहाँ पे काम बन सकता है। यूलिंग आगे से कहता है कि तुम हम सभी को सिटी से बाहर लेके जाना चाहते हो लेवल अप के लिए। यूलिंग कहता है प्लान तो बढ़िया लेकिन एग्जीक्यूशन खराब रहेगा क्योंकि मेरे पास कोई यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। जिस पे लिंग यहाँ पे यूलिंग से कहता है उसकी चिंता ना करो, अगर तुम मेरी मदद करते हो यहाँ पे लेवल अप करने में तो फिर तुम्हें ऑक्शन के अंदर कोई भी इक्विपमेंट दिखाई दे तुम बस उसके ऊपर यहाँ पे बोली लगा देना, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे, पैसा बहुत है हमारे पास। यूलिंग उससे पूछता है सच में ना, मजाक तो नहीं कर रहे ना, उल्टी चड्डी तो नहीं पहनी। इस पे लिंग आगे से कहता है कि जब तक मेरे यहाँ पे रिजल्ट अच्छे रहते हैं तब तक मैं कितना ही पैसा फूंक दो मेरे फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर इसके बाद ऑक्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है और ये प्यारी लेडी आती है ऑक्शन को यहाँ पे बिट करवाने के लिए। और फिर सभी लोग यहाँ पे तारीफ करते हैं ये कहते हुए कि अब से तुम लोग यहाँ पे आइटम्स के लिए बिट करना शुरू कर सकते हो। जिसके बाद ऑक्शन के लिए यहाँ पे पहला आइटम लेके आया जाता है जो कि यहाँ पे एपिक स्किल स्क्रोल था, फायर स्किल, जो कि यहाँ पे मेजर्स के लिए सुटेबल है। बिडिंग प्राइस यहाँ पे 5000 था, 1 मिनट 5000 5 लाख है। और आज जब यहाँ पे बोली लगाई जाएगी तो फिर जो बोली का रेट होगा वो यहाँ पे 10,000 से नीचे नहीं रहना चाहिए। सिंपल, तुम्हें यहाँ पे 5,10,000 लगाने पड़ेंगे, 5,05,000 नहीं लगा सकते। इसके बाद बिडिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पे जोगे को देखते हैं और इसके पास पता नहीं कितना पैसा बढ़ा है, ये डायरेक्ट 3 मिलियन लगाता है। तो पिजिलिन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि नीने ने यहाँ पे फायर एलिमेंट टैलेंट को अवेकन किया है तो सिंपल सी बात है उसके फादर यहाँ पे पैसा फूकेंगे ही उसकी बेटे के लिए। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो फिर चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाती है, लेकिन रब का हाथ मेरे ऊपर है, देखो मैं कर्स मास्टर हूँ, मुझको यहाँ पे किसी स्किल स्क्रॉल बुक की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे कर्स मारता हूँ लोगों के ऊपर, डायरेक्ट स्पेल कास्ट ही कर देता हूँ। छू अंडी मंडी संडी तेरी कभी नहीं बनेगी बंदी छू। मतलब कि ये जब भी लेवल अप करता है इसको यहाँ पे न्यू कर्स मिल जाता है जो कि यहाँ पे अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए यहाँ पे इसको स्किल स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद ये यहाँ पे लिंगियो से कहता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज अच्छी लगे जो कि तुम्हारे प्रोफेशन को सूट करे, जो कि तुम्हारा शॉर्ट्समैन है, तो फिर तुम उसे खरीद लेना। ये सारी एबिलिटीज तुम्हारे तब काम आएंगे जब तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे खतरे में होगी। इसके बाद ऑक्शनर यहाँ पे खास आइटम लेके आता है जो कि कुछ ज्यादा ही रेयर है। वो आगे से इस ऑक्शन का नाम बताती है जो कि होता है हुआंगलंग रोइंग री, जो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट को 30 से बढ़ाता है और साथ में पैसिव स्किल के साथ में आता है जिसको ड्रैगन पोजीशन बोला जाएगा। इसकी बोली की शुरुआत 2 मिलियन से होती है और बोली बढ़ाने की सिर्फ एक ही थी कि 1 लाख से ही बढ़ाओ। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे
पे बोली लगाना शुरू करते हैं। वहीं पे ये लिन जैसा यहाँ पे लिंगियो को बताता है कि ये रिंग उसके काफी ज्यादा काम में आ सकती है, जिससे उन लोगों को फायदा होगा। तो फिर लिंगियो तुरंत अपने फादर के पास में जाता है और उनसे कहता है कि इसके ऊपर बिडिंग कर दीजिए। तो लिंगियो के फादर तुरंत ही उस रिंग के लिए यहाँ पे 8 बिलियन बिड कर देते हैं। लिंगियो के फादर को भी पता है कि यहाँ पे ये जो रिंग है वो यहाँ पे येलिन के खाते में ही जाने वाली है, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी खर्चा कर रहे हैं क्योंकि इससे लिंगियो यहाँ पे प्रेस्टीजियस स्कूल के अंदर जा सकता है। और वैसे भी स्पेल कास्टर के यहाँ पे जो लाइफ स्पैन रहता है वो काफी ज्यादा छोटा रहता है, इसलिए कुछ सालों में जब येलिन मर जाएगा तो फिर ये रिंग इन लोगों के पास दोबारा आ जाएगी। अंकल आपकी स्ट्रेटेजी तो अच्छी है, लेकिन आपका गैस गलत है, बंदा मरेगा ही नहीं। खैर कोई भी यहाँ पे लिंगियो के फादर के खिलाफ में बिड लगाने वाला नहीं था, उतने में यहाँ पे केंसन आता है जो कि 10 बिलियन की यहाँ पे बिड लगाता है। इसके बाद वो यहाँ पे लिंगियो के फादर से पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे थे, जिसपे लिंगियो और उसके फादर दोनों ही अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये हरामी यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे येलिन में केंसन को देखता है और अपने मन के अंदर सोचता है ये है केंसन, जिसके बाद वो अपना चेहरा छुपा लेता है, ये कहते हुए ये मुझे देख ना पाए। वहीं पे लिंगियो के फादर केंसन से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ किया है क्या, तुमने फालतू में बिडिंग क्यों लगा दी, वो तुम्हारे काम की भी नहीं है चीज। जिसपे केंसन आगे से कहता है कि कुछ किया, तुमने मेरे आदमियों को मारा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। यानी कि इसे पूरी तरीके से पता नहीं कि ये कांड करने वाला है कौन। खैर लिंगियो के फादर आगे से ये कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पे बवाल चाहिए तो फिर हम तुम्हें नहीं देंगे, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे केंसन आगे से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन आखिर तक टिका रहता है। ये डायरेक्ट धमकी देके गया है मारने की इनडायरेक्टली, पर इन लोगों को ये तो नहीं पता कि ये काम किसने करवाया है। बेसिकली यहाँ पे जो कार येलिन को लेके आई थी वो येलिन को लेने के लिए भी गई हुई थी, जिससे इन लोगों ने पता लगा लिया कि वो कार यहाँ पे जी ग्रुप की है, इसीलिए यहाँ पे केंसन भड़कते हुए आया था। वहीं पे ये और ऐसे फॉर्म करते हुए बोलता है जी ग्रुप मैं तो इनका पूरा नामो निशानी मिटा दूंगा, इनकी पूरी यहाँ पे नस्ल ही खत्म कर दूंगा। और देख रहे हो कैसे फॉर्म कर रहा है। तो इसके बाद उस रिंग के ऊपर बिडिंग की जाती है और 12 मिलियन में वो लोग यहाँ पे उस रिंग को खरीद लेते हैं और यहाँ पे लिन ये को दे देते हैं। तो फिर लिंगियो अपने फादर से पूछता है कि ये आदमी कौन था और ये क्या बवाल कर रहा था। जिसपे लिंगियो यहाँ पे अपने बेटे को केंसन के बारे में बताता है कि वो अंडरवर्ल्ड का माफिया है और अभी तक बवाल करते करते वो यहाँ पे एक बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन हरामीपना अभी तक नहीं छोड़ा। अब वो उंगली यहाँ पे जी ग्रुप के अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लीड आगे से एडवाइस देता है कि जी ग्रुप भले ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो लोग यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड अटेंशन को खींच लेते हैं, इसलिए बढ़िया यही रहेगा कि वो लोग यहाँ पे और ज्यादा केयरफुल रहे। इसके बाद ये लीड उस रिंग को पहन लेता है तो फिर उसके जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट थे वो तो 30 से बढ़ जाते हैं, साथ ही में जो ड्रैगन पोजीशन था उससे यहाँ पे यीलिन का जो लक है वो भी यहाँ पे 10 पॉइंट से बढ़ जाता है। इससे यीलिन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लक की भी काफी ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए वो यहाँ पे लिंगियो के फादर से कहता है अगर उसे यहाँ पे लिंगियो को अपने कंधे पे उठा के भागना पड़ेगा ना तो भी वो भागेगा, ताकि वो यहाँ पे प्रेस्टीजियस स्कूल के अंदर जा सके। जिसपे लिंगियो के फादर उसे कहते हैं कि तो फिर हमें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो फिर तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कोई भी इक्विपमेंट खरीद दूंगा। जिसके अगले कुछ घंटों के बाद में हम लोग देखते हैं ये लोग थक चुके थे क्योंकि इन लोगों ने ढेर सारे इक्विपमेंट खरीद लिए थे। तो फिर लिंगियो येलिन से कहता है अगर तुम्हें कोई भी इक्विपमेंट पसंद आए तो फिर तुम उसे ले सकते हो। तो इसके बाद येलिन ज्यादातर यहाँ पे उन्हीं चीजों को लेता है जो कि यहाँ पे उसके स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा दे, जैसे कि अजुरे थंडर रिंग जो कि स्पिरिचुअल पावर को 15 पॉइंट से बढ़ाता है और साथ ही में ये उसकी लाइटनिंग एबिलिटीज को 20 पॉइंट से बढ़ा देगा। जिसके बाद मोल्टन मून नेकलेस जो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट को 200 पॉइंट से बढ़ा देता है। दूसरा है डुअल यीन एंड यांग ब्रेसलेट जो कि एट्रीब्यूट को 40 पॉइंट से बढ़ाता है, साथ ही में ये यूजर को यहाँ पे हील भी कर सकता है। बेसिकली हीलिंग की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। चंगजी आगे से उन सभी नेकलेस और रिंग की तो तारीफ करता है, साथ ही में वो ब्रेसलेट की भी तारीफ करता है क्योंकि इसके हीलिंग फैक्टर की मदद से अगर कुछ लोग पता लगा भी लेंगे कि इसकी बॉडी यहाँ पे इतने जल्दी रिकवर कैसे हो गई तो फिर वो ब्रेसलेट को सामने ले आएगा, ये कहते हुए कि इसने ये रिकवर किया है, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। चालाकी देख रहे हो इसकी तुम। साथ ही में येलिन ने यहाँ पे एक शॉट को भी लिया था, इस शॉट की मदद से अब वो यहाँ पे 10 लेवल के फॉरबिडन कर्स को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता था। अब इस शॉट का नाम बताया जाता है जो कि होता है स्टार फॉल फ्रैक्चर, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ को 300 पॉइंट से बढ़ाता है और चांदनी रात के नीचे इसकी पावर और भी बढ़ जाएगी और साथ ही में ये अपने पॉइंट को बढ़ाती जाएगी। बेसिकली 300 से 400 तक जा सकती है, लेकिन स्टार लाइट के अंदर। इसके बाद येलिन हम लोगों को यहाँ पे उस फॉरबिडन कर्स के बारे में बताता है जिसका इस्तेमाल वो शॉट के साथ में करेगा, यांग सॉ शॉट टेक्निक, जहाँ पे वो जब भी शॉट की मदद से अपने अपोनेंट के ऊपर हिट मारेगा और ये जितनी बार हिट मारते जाएगा उतनी बार डैमेज डबल होते जाएगा। एक बार मारा 10, दूसरी बार मारा तो 20, तीसरी बार मारा तो 40, चौथी बार मारा तो 80, इस तरीके से डबल होगा काउंटिंग इफेक्ट में। इसलिए येलिन यहाँ पे लिंगियो से कहता है इस वेपन के साथ में वो लोग यहाँ पे आने वाले एग्जाम के अंदर इनविंसिबल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीनी को देखते हैं और ऑफ कोर्स फैन सर्विस देने की कोशिश की गई है। बाय द वे ये इसी बारे में बात कर रही थी कि येलिन ने यहाँ पे पता नहीं क्या काला
काला जादू किया है जी फैमिली के ऊपर कि उन लोगों ने उसके लिए यहाँ पे इतने सारे पैसे फूक डाले और उसके लिए यहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट खरीद लिए। लेकिन जी फैमिली यहाँ पे किसी ऐसे के ऊपर इतने पैसे फूकेगी नहीं, उन लोगों का कुछ अपना मोटिव जरूर होगा। उतने में यहाँ पे नीनी का सर्वेंट आता है जो कि उसे बताता है कि यहाँ पे यान आई हुई है, जो इसके साथ ही यही पार्टी के अंदर ऑक्शन के अंदर वो यहाँ पे अपने साथ किसी को लेके आए हैं और शायद से उसके पास इन्फॉर्मेशन है जिस पर्सन के बारे में आप पता लगाना चाहती हैं, जिससे नीनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यानवी उसके लिए यहाँ पे लिंग ये के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आई है। जिसके बाद वो अपने कपड़े पहनती है और नीचे आती है और उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोगों को लिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता चली। यानवी यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेटर हुआंग को लेके आई थी, जिसके पास आया से लिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टिगेटर हुआंग यहाँ पे नीनी से कहता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन है जिस पर्सन के बारे में वो ढूंढ रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो कोई अच्छी खबर नहीं है। नीनी आगे से पूछती है क्या खबर है ये तो बताओ, जिसपे इन्वेस्टिगेटर आगे से बताता है कि उन लोगों को एक बिल्डिंग मिली थी किंगचंग के अंदर जिसको यहाँ पे जला दिया गया था। उन लोगों ने यहाँ पे फायर के जो एलिमेंट थे उन्हें यहाँ पे निकाला और उन्हें कुछ यहाँ पे पता चला वो एलिमेंट यहाँ पे उस बंदे से मिलता है जिसका इस्तेमाल लिंग ये करता है जिसको आप ढूंढ रही है। इन्वेस्टिगेटर नीनी से कहता है हमारे साथ कॉपरेट करो तो बढ़िया रहेगा। हालांकि नीनी आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये लिन किलर हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, अगर वो एक खूनी होता तो फिर उसने मुझे बचाया न होता। यानवी यहाँ पे नीनी को शांत करती है और इन्वेस्टिगेटर हुआंग नीनी से कहता है कि तुमने बताया था कि यहाँ पे यीलिंग ने हेयर फायर का इस्तेमाल किया था 8 लेवल के एनिमी को हराने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में हम लोगों को यहाँ पे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हमें यहाँ पे किसी के बारे में पता चला है और हमें लगता है कि आप भी उसके बारे में जानती हैं। फायदे में मैंने यानवी के बारे में बात नहीं की, लेकिन ये दोस्त नहीं हो सकती, ये ऐसे कैसे भाई खास इन्फॉर्मेशन किसी को बता सकती है। खैर नीनी आगे से पूछती है कि वो पर्सन कौन है भाई, जिसपे इन्वेस्टिगेटर हुआंग आगे से बताता है कि वो येलिन है। हमारे इन्वेस्टिगेशन से हमें यही लगता है कि यहाँ पे येलिन ही लिंग ये है। नीनी आगे से कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना, या फिर तुम लोग नशा वशा करके कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो। येलिन वो कायर मौत से डरता है, वो तुम्हें लगता है कि वो लिंगी हो सकता है जो कि मुझसे डर के भाग गया था, हो ही नहीं सकता कि वो बंदा लिंगी हो, और ऊपर से वो तो हेल्फायर इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर हुआंग आगे से अपनी आई पावर का इस्तेमाल करता है जो कि शायद से लाइट डिटेक्शन बेसिकली झूठ पकड़ने के लिए यूज की जाए। तो फिर ये जब नीनी के ऊपर इस्तेमाल करता है तो फिर नीनी के अंदर कोई भी बेर बदलाव नहीं आता। नीनी साहब बता रही थी कि ये लिन लिंगी हो ही नहीं सकता है, वो दोनों एकदम अलग हैं। ये लिंग यहाँ पे एकदम पावरफुल बंदा है और ये लिन एकदम डरपोक। खैर इन्वेस्टिगेटर हुआंग को यकीन हो जाता है कि यहाँ पे नीनी झूठ नहीं बोल रही है, एक ही पॉलीग्राफ एक्सपर्ट्स के सामने यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोल पाता, तो इसे यकीन हो जाता है कि ये लिन मर्डरर नहीं है। तो अभी के लिए तुरंत यहाँ से कट लेता है, ये कहते हुए कि अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली तो हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। इसके बाद हम लोग येलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे लिंगियो के साथ में अपने इक्विपमेंट को टेस्ट करना चाहता था। तो लिंगियो उसको यहाँ पे लेके जा रहा था, ये कहते हुए कि इस जगह पे आप अच्छे से अपने इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों शायद से उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बोला गया है, या फिर इस जगह पे प्रैक्टिस ही की जाती है। खैर वहाँ की ओनर या फिर मैनेजर उन्हें यहाँ पे इन्वाइट करती है, ये कहते हुए कि आप लोग कौन से लेवल पे हैं और कौन सी टाइप की ट्रेनिंग आप करना चाहेंगे, उस हिसाब से हम लोग आपके लिए रूम को रेडी कर दे। येलिन आगे से बताता है कि उसे ट्रेनिंग रूम चाहिए जो कि यहाँ पे किसी लेवल 40 या फिर उससे नीचे के लिए हो। तो फिर वो लोग येलिन के लिए यहाँ पे लेवल 40 के हिसाब से रूम को रेडी कर देते हैं, जिसके सामने कई सारे यहाँ पे पपेट थे। अब ये पपेट हिल सकते हैं या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, देखने से तो लगता है कि साले हिल सकते हैं। खैर यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं था तो फिर यहाँ पे येलिन को होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं थी, उसके मन के अंदर जो है वो कर सकता था। जिसके बाद वो यहाँ पे शॉट का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ जब हमला करता है तो वो इजिली यहाँ पे 2-3 पुतलों को तो ऐसे ही काट देता है जिससे कि साला वो धनिया काट रहा हो। इसके बाद वो कर्स स्पेल का इस्तेमाल करते हुए लाइफ शॉट का इस्तेमाल करता है तो वो 2-3 को और लपेट लेता है। जिसके बाद वो दूसरे कर्स स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और इसी तरीके से अंदर से यहाँ पे धमाकों की आवाज आते रहती है। तो बिल्डिंग के बाहर से इन सभी चीजों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि वो जब भी ट्रेन करता है तो बौखला जाता है। जिसमें मैनेजर आगे से बोलती है कोई बात नहीं है, कितना ही हार्ड ट्रेन कर ले उसे रिजल्ट तो मिलने ही है। और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे येलिन बाहर भी आ जाता है जो कि बहुत जल्दी था, इसलिए लिंगियो हैरान हो रहा था। तो येलिन लोगों से बोलता है कि मैं थक चुका हूँ इसलिए जल्दी आ गया, चलो चलते हैं यहाँ से। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ट्रेनिंग रूम यहाँ पे टूट जाए। जिसमें मैनेजर आगे से बोलती है मजाक ना करो यार, तुम साला लेवल 16 पे हो, शकल देखो अपनी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लेवल 40 वाले रूम को तुम तोड़ सकते हो? कुछ भी कर लो, क्वालिटी हमारी खराब नहीं है, और अगर आप तोड़ देते हो तो फिर क्वालिटी हमारी खराब है, हम लोग आपको कंपनसेशन भी दे सकते हैं। येलिन आगे से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से कट लेते हैं। और जब वो मैनेजर अंदर जाके अपने ट्रेनिंग रूम को देखती है तो इसकी आंखें बाहर आ जाती है, क्योंकि अंदर एक भी पुतला नहीं बचा हुआ था, सबके सब यहाँ पे धाराशाही हो गए थे। तो इसको देख के ये चीख उठती है कि इनका चला गया भारी वाला लॉस। जिसके बाद हम लोग जी फैमिली के रेजिडेंट को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग बाहर 2 गार्ड्स को देखते हैं। उनमें से टकले वाले के ऊपर कोई हमला करता है जो कि शायद से निडल से किया गया था, जो कि डायरेक्ट उसके गले के अंदर घुसती है तो ये नीचे गिर जाता है। दूसरा वाला बंदा उसकी चिंता कर ही रहा था, उतने में पीछे से 2 हाथ निकलते हैं जो कि उसको लपेट लेते हैं और सिर्फ उसके चिल्लाने की ही आवाज सुनाई देती है। इसलिए लिंगियो के फादर बाकी लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि उनका बटलर यहाँ पे आता है जो कि उनसे यही कहता है कि जल्दी भागिए। उतने में ही कोई बटलर के ऊपर पीछे से हमला करता है और उसके सीने के अंदर तलवार घुसा देता है
और ये और कोई नहीं बल्कि केंसन ही था, जो कि यहाँ पे लिंगो के फादर से कहता है दोबारा मुलाकात कैसी रही दोस्त। लिंगो के फादर अपने पास एक कट्टा बाहर निकाल लेते हैं और वो तुरंत गोली चला पाते उससे पहले ही केंसन अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उनके दोनों हाथ ही उड़ा देता है। पर वे लिंगो के फादर यहाँ पे अवेकन नहीं है, इसलिए वो केंसन के हाथों इतनी इजीली हारे गए। इसलिए केंसन भी आगे से ये बोल रहा था कि तुम बेवकूफ ही होगे जो कि यहाँ पे अवेकन के सामने एक गन को ले आए। उतने में यहाँ पे केंसन का दूसरा बंदा आता है, जो कि आगे से बताता है कि उसे यहाँ पे येलिन और लिंगो नहीं मिले हैं। तो केंसन आगे से बोलता है कि तुमने उन लोगों को यहाँ पे भागने दिया। जिसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि इसे यहाँ कहीं ले जाओ, मैं इसे थोड़ी देर और जिंदा रहने दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिंगी और येलिन एंट्री मारते हैं। तो फिर उन्हें यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि लाइट चली गई थी, जिससे यहाँ पे येलिन को तुरंत ही खून की महक आती है। तो वो तुरंत अंदर भागता है। तो फिर उसे यहाँ पे सिर्फ गार्ड्स की बॉडीज ही मिलती है। तो फिर लिंगी तो पहले घबरा जाता है, क्योंकि उसे ये जगह पसंद ही नहीं आ रही थी। उसे ये लग रहा था कि ये जगह उसका घर ही नहीं है। येलिन उससे कहता है कि थोड़ा सा सावधान हो। तो वो अपने फादर को ढूंढने के लिए जाने लगता है और बाकी लोगों को। तो फिर येलिन को एक लेटर दिखाई देता है। तो वो आगे से जाके लेटर को चेक करता है और लिंगू को भी बुला लाता है। वो दोनों उस लेटर को पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे केंसन ने अपना निशान छोड़ रखा था। ये कहते हुए अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहते हो तो येलिन को मेरे पास लेके आओ अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट के अंदर, और 6 घंटे के अंदर अगर यहाँ पे येलिन नहीं आया तो फिर हर 6 घंटे के अंदर मैं तुम्हारे बाप के अंदर से हर एक पीस काटता रहूंगा। लिंगू आगे से बड़ा गुट्टा है। ये कहते हुए कि साली की मैं जान ले लूंगा। येलिन उससे कहता है कि देखो ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुम यहाँ पे छुपने की कोई जगह ढूंढ लो, मैं जाके यहाँ पे तुम्हारे फादर को बचा के लेके आता हूँ। तो ये बात ही नहीं मान रहा था। ये आगे से बोलता है कि मैं उस हरामी को अपने हाथों से मारूंगा और अपने पापा को बचाऊंगा। येलिन इसको यहाँ पे कराटे चॉप देता है और कहता है जल साले मक्खी बीमारी है कभी बड़ा आया केंसन को मारने वाला। जिसके बाद वो लिंगो को उसके बेड के अंदर छोड़ता है। ये कहते हुए कि तुम आराम से चैन की सांस लो, मैं तुम्हारे फादर को बचा के लेके आता हूँ। जिसके बाद ये अपना बोरिया बिस्तर निकालता है और केंसन के लिए निकल जाता है। ये कहते हुए बेटा अब तुम्हें पता चलेगा कि एक फॉरबिडन कर्स मास्टर कितना ज्यादा भयानक हो सकता है, जिससे अपनी जिंदगी की पड़ी ही ना हो। जिसके बाद हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे केंसन है, और पता नहीं क्यों बार बार मुझे ये मुंडी दिखाई दे रही है और घूमे ही जा रही है, घूमे भी जा रही है। यहाँ तक कि जो बैकग्राउंड एरिया है वहाँ पे भी घूमे जा रही है, जिसको यहाँ पे गार्ड्स ने गार्ड कर रखा है। शुरुआत में मुझको लग रहा था कि ये येलिन है, लेकिन नहीं, येलिन नहीं था। ये येलिन कहीं साइड से आया है। और मन के अंदर सोचता है मैं इतना तेज था, इन लोगों को पता भी नहीं चला। साले तो इतना भी तेज नहीं था कि उन्हें पता नहीं चला। उन्हें पता चल गया कि तू आ चुका है। जिसके बाद वो सभी लोग येलिन के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं, वो भी लेजर लाइट के साथ में, और बोलते हैं कि साइडों में छुपना छोड़ दो बच्चा, अभी भी इतने परिपक्व नहीं हुए हो कि हमें चकमा दे पाओ। तो येलिन अपने मन के अंदर सोचता है कि सालों के पास इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरा है, ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास आई किसी, तो साला गरीब थे ना। खैर वो सभी लोग यहाँ पे येलिन से कहते हैं चलो बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद वो सब येलिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे येलिन को समझ में आ जाता है कि चीजें अब सिंपल हो चुकी है, बस अंदर की तरफ घुसते चले जाना है। जिसके बाद वो तुरंत फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है और बर्निंग रिकार्नेशन का इस्तेमाल करता है, जैसे ये दोबारा अपने बुढ़ापे वाले स्थिति में चला जाता है और साथ ही में ये अपनी किडनी भी सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं पे जो गार्ड थे उन्हें समझ में आ चुका था कि ये बंदा बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करेगा, और केंसन ने भी बोला था कि दिखते ही उड़ा देना, कुछ भी यहाँ पे चालाकी ना करना। तो वो सभी येलिन के ऊपर यहाँ पे गोलियां ऐसे बरसा देते हैं जैसे कि साला बूंदी मार रहे हो। लेकिन येलिन की यहाँ पे स्पीड और सब कुछ इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि वो इजीली यहाँ पे बुलेट्स को डॉज कर लेता है। बर्निंग रिकार्नेशन में यही होता है। जिसके बाद येलिन वहाँ पे एकदम फ्लैश के तरीके मूव कर रहा था, इतनी तेजी के साथ में पूछो नहीं। वो एक साथ दो लोगों का मुंह पकड़ता और हमें बताता है कि अब चीजें इतनी हद तक आ ही गई हैं, और जिन लोगों ने भी उसे देखा है वो लोग बिल्कुल भी इस जगह को छोड़ के जिंदा वापस नहीं जा सकते, नहीं तो उसका सीक्रेट यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। इसके बाद येलिन वही चीज करता है जो कि हमें पसंद है, वो है रक्तपात, मौत का गंदा खेल और उसका नाचना और तांडव मचा देना। इसके सामने जो भी आता उसे झुलसाते हुए आगे बढ़ता, और अगला नंबर केंसन का था। उतने में को येलिन के ऊपर यहाँ पे विंड मैजिक विंड ब्लेड से हमला करता है। तो येलिन उसे डॉज करता है, लेकिन इस अटैक की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिससे येलिन को समझ में आ जाता है ये पक्का विंड टाइप अवेकन होगा, जिसका लेवल यहाँ पे 30 से ऊपर होगा। तो फिर येलिन के सामने यहाँ पे दो लोग आते हैं जो कि उससे कहते हैं ये तो यहाँ पे अकेला चला आया, और वो लोग उससे कहता है बेटा तुझे थकावट नहीं होती क्या, तुझे अपनी लाइफ की चिंता नहीं है। तो फिर ये काला वाला बैंगनी वाले से बोलता है कि बॉस ने बोला है कि हमें इसे जिंदा पकड़ना है। तो ये बैंगनी वाला आगे से बोलता है कि चिंता न करो, मैं इसे मारूंगा थोड़ी नहीं। येलिन लोगों से कहता है आज तुम्हारी किस्मत खराब है, मेरे पास मेरी भी शॉट है। इसके बाद अपनी शॉट को बाहर निकालता और यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करता है लाइफ शॉट का, और उन लोगों से कहता है दम है तो मेरे अटैक्स को रोक के दिखाओ। जिसपे एक बंदा यहाँ पे येलिन के ऊपर हमला करते हुए कहता है ज्यादा बनो नहीं। जिसके बाद ये विंड मैजिक ड्रैगन पिस्टल का इस्तेमाल करता है। बेसिकली वो मूव नहीं रहता जिसमें तुम शॉट को एकदम सामने की तरीके मूव करते हो, बस वही मूव था, लेकिन स्पीड और पावर एकदम बढ़ गई थी, एकदम गोली की तरीके। येलिन जल्दी से यहाँ पे उसे डॉज करता है और अपनी स्किल का यूज करते हुए फर्स्ट शॉट स्लैश मारता
है। उतने में ही दूसरा बंदा येलिन के पीछे आता है और उसके ऊपर स्ट्राइक मारने की कोशिश करता है, ये कहते हुए तेज हो पर इतने भी नहीं। तो येलिन उसके ऊपर भी यहाँ पे अपनी सेकंड स्ट्राइक मारता है। अगर भूल गए तो फिर तुम्हें बता दो कि इसकी स्ट्राइक पावर यहाँ पे हर एक अटैक पे बढ़ती जाती है, इसलिए इन लोगों को ये तो महसूस हो रहा था कि येलिन तेज है, लेकिन उसकी अटैक पावर इतनी हाई नहीं है कि इन लोगों को चोट भी लग सके। इन्हें सिर्फ खरोचे आ रहे थे। येलिन उन लोगों से कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हें भी पता भी नहीं है कि मेरी शॉर्ट स्किल्स है क्या। जिसके बाद वो तीसरी स्ट्राइक मारता है, जिसके बाद चौथी, तो फिर इन लोगों को और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। जिसके बाद पांचवी, जिसके बाद छठी, जिसके बाद सातवीं, और जब ये आठवीं मारता है तो फिर यहाँ पे इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं और बैंगनी सूट वाला बंदा दूर जाके गिरता है। तो फिर दूसरा बंदा उसकी चिंता कर रहा था, तो येलिन उसे कहता है खुद की चिंता करो भाई, अगला नंबर तुम्हारा ही है। तो वो बंदा आगे से कहता है ये कौन सी शॉर्ट टेक्निक है। तो येलिन उसके ऊपर स्ट्राइक मारते हुए कहता है तुम्हें कौन सी जानने की जरूरत है भाई, तुम तो वैसे भी भूत बनने वाले हो, मेरे साथ चिपक जाना हमेशा। जिसके बाद वो उसके ऊपर स्ट्राइक मारता है और उसका खेल खत्म कर देता है। ये मार रहा है, छोड़ नहीं रहा एक को, बोला नहीं किसी को भी जिंदा जाने नहीं देगा इस बिल्डिंग से। इसलिए जो दूसरा बंदा था वो आगे से चीखते हुए कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक डेविल हो डेविल। तो येलिन इसके ऊपर भी आग लगा देता है, ये कहते हुए मैं हूँ ही भाई, हेल फायर का इस्तेमाल करता हूँ। और बंदे के चेहरे पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, वो फुल कॉन्फिडेंट है कि उसने जो किया वो सही किया। तो इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि जैसा कि मैंने बोला आज यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। जिसके बाद ये बिल्डिंग के अंदर घुसता है तो वहां पे भी तबाही मचा देता है। इसके सामने जो भी आ रहा था वो उसके ऊपर डायरेक्ट हेल फायर का इस्तेमाल कर रहा था। ये अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए बचा लो, मैं पानी कहाँ पे है। और ये बस यही बोले जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर लो इसके साथ, ये साला मरता ही नहीं है। इसके बाद वो शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक एक स्ट्राइक मारता और उसके सामने जो भी आता वो उसे गाजर मूली की तरीके काटते हुए आगे बढ़ता है। और जो भाग रहे थे वो उनसे बोलता है कि भागो नहीं, मुझे और ज्यादा चलना पड़ेगा भाई, और ऊपर से गिनती भी भूल जाता हूँ, मेमोरी कमजोर है मेरी। लेकिन तभी येलिन के सामने एक दानव आ जाता है जो कि विलेज के जराकी वाली वाइब दे रहा था। खैर वो बंदा येलिन से कहता है काफी ज्यादा समय हो चुका है कि किसी के अंदर इतना गुदा हो कि वो यहाँ पे आए अकेला और ये सब कुछ बवाल करे। पर ये ब्लैक मार्केट का यहाँ पे नंबर 1 फाइटर है और इसका नाम है जाई जियो की, और इसका लेवल यहाँ पे 42 है। तो फिर ये डायरेक्ट येलिन से पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा सीक्रेट है भाई, इतने ज्यादा चोटें लेने के बावजूद अभी तक सही सलामत खड़े हो, चक्कर तक नहीं तुम्हें आ रहे। तो फिर येलिन जैसे ही कुल्हाड़ी को देखता है तो समझ में आ जाता है कि इसका वजन यहाँ पे कई टन हो सकता है। इसलिए ये भी आगे से जोक मारते हुए कहता अगर वो तुम कुल्हाड़ी साइड में रख दो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर तुरंत येलिन के ऊपर हमला कर देता है, ये कहते हुए ठीक है फिर मैं तुम्हें मार के ही तुम्हारी बॉडी को स्टडी कर लूंगा। इसके बाद जब ये स्ट्राइक मारता है तो ये पूरी बिल्डिंग को चीर देता है। तो फिर येलिन को बर्निंग रिकार्नेशन स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ा था अटैक को डॉज करने के लिए, मतलब स्पीड देखो तुम अटैक की। तो फिर जाई को भी समझ में आ जाता है कि येलिन एक कर्स मास्टर है, इसलिए वो येलिन से पूछता है कि तुम कितनी देर तक अपने लाइफ स्पैम को यहाँ पे फूंकते रहोगे कॉम्बैक्ट पावर के लिए। जिसके बाद वो दोबारा दुगनी तेजी से येलिन के ऊपर हमला करता है तो येलिन उसे डॉज करता है। जिसके बाद वो दोनों इसी तरीके से चूहे बिल्ली का खेल शुरू कर देते हैं। जाई हमला करता, येलिन डॉज करता या फिर ब्लॉक करता, और कुछ समय के अंदर येलिन की जो बॉडी थी वो आगे से जवाब देने लगती है। ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन इनविजिबल नहीं, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये भी मार खाता है। उतने में ही जाई उसके ऊपर दोबारा हमला करता है, ये कहते हुए कि कौन फॉरबिडन कर्स मास्टर होता है जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड को यूज करता है, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, इनके ऊपर अच्छे से काम करो। तो येलिन इसी बारे में सोच रहा था कि उसको ये अटैक यहाँ पे डॉज करना पड़ेगा, लेकिन वो डॉज कर ही नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे अटैक स्पीड पहले से भी ज्यादा हो गई थी। इसीलिए वो अटैक डायरेक्ट उसके ऊपर हिट करता और वो धड़ाम से दूर जाके गिरता और दीवार के अंदर घुस जाता है। जाई उसके पास आता है और उसको मॉक करते हुए कहता है कि मैं तो बस वार्निंग कर रहा था, तुम तो पहले ही ढेर हो गए। येलिन आगे से कहता है कि इंडीड जब बात यहाँ पे क्लोज फाइट कॉम्बैट की आती है तो मैं सच में यहाँ पे खराब हूँ और मेरी शॉर्ट स्किल्स भी यहाँ पे काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येलिन की बॉडी दोबारा रिकवरी मोड पे जाने लगती है, बेसिकली रिकवर होने लगती है। और येलिन यहाँ पे जाई से कहता है लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे मजबूर कर दिया है हद से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के लिए। जिसके बाद ये जानते हो अपने लीवर को सेक्रीफाइस करता है, किडनी को, लेफ्ट लंग, स्टमक, ग्लाल ब्लैडर, डुओडेनम, ब्लैडर, पैनक्रियास, सेप्लिन और लार्ज इंटेस्टाइन, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद में ये डायरेक्ट समन करता है फॉरबिडन कर्स वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर। और इस थंडर की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पूछो नहीं, पूरा का पूरा इलाका यहाँ पे काबू उठे। यहाँ तक कि जाई को भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है कि उतने में ही वो थंडर दीवार को तोड़ते हुए डायरेक्ट जाई के ऊपर आती है और उसके अंदर घुस जाती है। वो थंडर की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक पल के अंदर ही जाई की पूरी बॉडी हवा में ही वेपोराइज हो जाती है। पीछे रह जाता है तो उसका दिलबाग वेपन और उसके 2 भागने वाले पैर। वो येलिन जोक मारते हुए कहता है कि मेरी शॉर्ट स्किल तो खराब है लेकिन मेरी थंडर के बारे में क्या, वो तो बढ़िया है ना, अब तुम क्या ही कर सकते हो, जवाब भी तो नहीं दे सकते, जाओ और जाके यहाँ पे किंग ऑफ हेल के साथ में बात करो। इसके बाद येलिन अपनी शॉर्ट उठाता है और कैंसन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो भी इतने सभी ऑर्गन्स एक साथ सेक्रीफाइस करने पे इसका दिमाग यहाँ पे चक्करे मार रहा था। जिसके बाद हम लोग कैंसन को देखते हैं जो कि अपनी प्यारी परी के साथ में मस्त आराम कर रहा था। और मेरा एक सवाल है, तुम लोग गेस करो इनका रिश्ता कितना गहरा है, गेस करो बस। उतने में कैंसन अपनी प्यारी परी से कहता है कि मेरे पास कुछ अच्छा डिलीशियस है, तुम खाना चाहोगी। जिसपे प्यारी परी आगे से कहती है बड़े गंदे हो तुम यार, क्या खाने की बात हो रही है, तुम समझ गए होगे, इफ यू नो यू नो। उतने में ही दरवाजे को बिजली से तोड़ते हुए येलिन अंदर घुसता है, ये
कहते हुए कि अंकल कहाँ पे है बे। तो केंसन येलिन की तरफ आगे बढ़ता है और ये कहता है कि तुम अंदर कैसे घुसा है बे, जाई कहाँ पे है। येलिन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है मर गया, अगला नंबर तुम्हारा है। तो केंसन इजीली येलिन के अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और उससे कहता है इतने भी ताकतवर नहीं हो कि मुझे मार सको। जिसके बाद वो येलिन को यहाँ पे गर्दन से पकड़ता और ऊपर उठा लेता है और आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है जिसका नाम हैवी पावर ब्रेकिंग गैप्स था। जिसके बाद वो येलिन की मुंडी उड़ाते हुए कहता है कि ये याद रखना, अगली जिंदगी में मुझसे उलझने की कोशिश ना करना। जिसके बाद वो येलिन को उठा के नीचे पटक देता है और इसने मुंडी चटका दी है येलिन की। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है ये कहते हुए कि मेरा तो तुम्हारे साथ हो गया। उतने में ही येलिन दोबारा यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है जिससे केंसन की फट जाती है। वो आगे से कहता है तू मरा क्यों नहीं बे। जिसपे येलिन आगे से कहता है कि मरा, मैं तो अभी तक मजा भी नहीं लिया, इतनी जल्दी कैसे मर जाऊं। जिसके बाद अपनी लेफ्ट आई को यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है और आइस ऑफ इंटरनल फ्रीज का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ पे केंसन की पूरी बॉडी जमना शुरू कर देती है। वो पे केंसन की पूरी बॉडी नहीं जमी थी क्योंकि इसने सिर्फ एक आंख को सेक्रीफाइस किया था और येलिन को कुछ सवाल जवाब भी तो करने थे। जिसके बाद वो केंसन से पूछता है कि यहाँ पे अंकल जी कहाँ पे हैं, बेसिकली लिंक्यू के फादर। केंसन आगे से मुंह नहीं खोल रहा था तो येलिन आगे से कहता है कोई बात नहीं, तुमने तो तुम्हारे हाथ बात करेंगे। जिसके बाद वो हेलफायर का यूज करते हुए केंसन के दोनों हाथ जला देता है तो ये आगे से चीख उठता है और तुमने जो लड़की को लेके गैस किया था, अगर तुमने गैस किया कि रिश्ता अटूट है तो बहुत सही, तुम्हें मिलते हैं 7 करोड़ जो मैं नहीं दूंगा, अमिताभ बच्चन से जाके मांगो, मेरा सो थोड़ी ना है। कैरी लिंक्यू के फादर को सामने लेके आती है और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए येलिन से कहती है कि केंसन को जाने दो नहीं तो मैं इसको शूट कर दूंगी। वह पे येलिन इसको देख के आगे से बोलता है तो तुम राइडियस बनना चाहती हो, तुम्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए हॉस्टेज के। वो पे येलिन इसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वो यहाँ पे येलिन की तरफ गन पॉइंट करती है। अबे बंदा वो नहीं मरता भाई, काहे उसकी तरफ गन पॉइंट कर रहे हो तुम, हॉस्टेज के ऊपर बने रखी तो ज्यादा फायदे में रहती। खैर येलिन से बोलती है कि पास में आना नहीं तो मैं इसको शूट कर दूंगी। लिंक्यू के फादर को बहन तेरी गन किस तरफ पॉइंट है जरा ये देखना, मतलब ब्रेन डेड लोग हैं इसमें। वेपिल से दोबारा पूछता है कि तुम्हें हॉस्टेज के बदले में कुछ नहीं चाहिए क्या। वेपिल केंसन आगे से बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाओ यहाँ से, रिश्ता अटूट है। खैर ये येलिन के ऊपर गोलियां बरसा देती है पानी के तरीके और येलिन के अंदर फ्री में छेद हो जाते हैं चीज की तरीके। जिसके बाद ये भागते हुए केंसन के पास में जाती है कहते हुए कि चलो चलते हैं यहाँ से। जिसपे केंसन उसे बताता है दाई माँ उसको तुम नहीं मार सकती, ये गोलियां तो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगी। जिसपे इस लड़की को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि केंसन का क्या मतलब है। उतने में हम लोग येलिन को देखते हैं जो कि पीछे से दोबारा खड़ा हो जाता है और आगे से आइज ऑफ इंटरनल फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की दोनों हाथ जमा देता है। केंसन आगे से बोल रहा था कि मुझे मारना है मार दो, मैं तुम्हारे पीछे आया था, इसने कुछ भी नहीं किया, इसको जाने दो, मैंने बोला ना रिश्ता अटूट, ये है सच्चा प्यार। उतने में येलिन इसकी मुंडी उड़ा देता है। ये कहते हुए बहुत बोलते हो भाई तुम लोग, थोड़ा कम बोला करो यार। और इसने मुंडी एकदम मक्खन की तरीके उड़ाई है। जिसपे वो लड़की चीख उठती है तो येलिन उसे कहता है चुप रहो भाई, कितना जोर से चिल्लाते हो, कान के पर्दे मेरे फट गए, वैसे भी मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देने वाला। तो ये आगे से टस हुए बाहर लगती है और येलिन से कहती है कि तुमने इसे मार दिया तो फिर क्या तुम मुझे भी मार दोगे। तो येलिन यहाँ पे अंकल जी को उठाता और कहता है कि मैं लड़कियों को नहीं मारता, तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अगले ही पल हेल फायर यहाँ पे आती है और पूरी बिल्डिंग को ही जला के राख कर देती है। और अगर पूरी बिल्डिंग ही जल गई तो वो क्या खाक बचेगी। बंदे ने जो बोला वो करके दिखाया, एक भी बंदा यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया। इसके बाद अगला सीन जी फैमिली के मेंशन का होता है जहाँ पे येलिन ने अपना वादा पूरा किया और वो लिंक्यू के फादर को सही सलामत वापस ले आया। और फिर लिंक्यू को तो आगे से टसुए बाहर था, ये कहते हुए मुझे तो लगा मैं आपको कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। जिस पे लिंक्यू का फादर आगे से चिल्लाते हुए कहता है काहे टसुए बाहर हो भाई, अभी भी जिंदा हूँ मैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक जी फैमिली यहाँ पे जिंदा रहेगी। वहीं पे वो येलिन से पूछते हैं कि जब मैं बेहोश था तो फिर तुमने मुझे कैसे बचाया। जिस पे येलिन आगे से बताता है कि मुझे यहाँ पे डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मेरी फ्रेंड लिंगी ने आपको रेस्क्यू किया था केंसन से, जिसके बाद उसने पूरा ब्लैक मार्केट ही जला दिया। येलिन के फादर आगे से कहते हैं कि ये मिस्टीरियस मास्टर कौन है भाई, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। जिस पे येलिन भी कहता है मुझे भी ज्यादा नहीं पता, हाल ही में उसे मुलाकात हुई है। लिंगी के फादर आगे से कहते हैं नहीं बताना कोई बात नहीं है, मैं भी ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसे भी जरूरी ये चीज है कि तुम दोनों अपना एग्जाम बिल्कुल भी मिस ना करो। जिस पे येलिन जैसे ही बोलता है कि वो लोग निकलने वाले हैं, उतने में हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर हुआंग यहाँ पे आ जाता है, जो कि बोलता है कि तुम कहीं पे नहीं जा रहे हो, हम ऐसा कि सिटी के अंदर जो यहाँ पे खून हुए हैं उनका तुम्हारे साथ कुछ लेना देना है, हमारे पास अरेस्ट वारंट भी है और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। येलिन को अंदाजा था कि ये लोग आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे उसने ये नहीं सोचा था। वैसे भी वो यहाँ पे इस अरेस्ट को रजिस्टर नहीं कर सकता है क्योंकि इससे बात और ज्यादा बढ़ेगी, तो साथ जाने में ही फायदा है। जिसके बाद येलिन जाते हुए उन लोगों से यही बोलता है कि अच्छा लॉयर हायर करना और मुझे जल्दी से बेल पे बाहर निकलवा लेना। जिस पे लिंक्यू के फादर आगे से बोलते हैं कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया लॉयर भेजूंगा। जिसके बाद हम लोग जोगे को देखते हैं जो कि यहाँ पे नीनी से कहता है कि हमें यहाँ पे एक लिंक्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। जिसपे ये खुश होकर पूछती है कि आपको पता चला कि आपने उसे ढूंढ लिया। जिसपे जोगा आगे से कहता है कि हाँ हमने उसे ढूंढ लिया, लेकिन पहले जाओ और जाके कपड़े बदल लो, ऑफिसर हुआंग यहाँ पे आया हुआ है और नीचे इंतजार कर रहा है। इसके बाद दरवाजा बंद करता और खांसता है और आगे से बोलता है मैंने सोचा भी नहीं था कि येलिन अकेले ही यहाँ पे केंसन को मार गिराएगा। इसके बाद हम इसके हाथों में एक चाबी देख पाते हैं और ये आगे से बोलता है तो तुम कब से मेरी
मेरी मदद मांगना शुरू करोगे। जिसके बाद अगला सीन किंगजंग के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का होता है। जिसके बाद हम लोग येलेन को देखते हैं तो येलेन साफ बोल देता है कि जब तक मेरा लॉयर नहीं आएगा मैं तब तक कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाय द वे, ये अधिकार रहता है हर एक क्रिमिनल का। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत ना होने तो धर के कूट दिए जाओगे। जिस पे ये बंदा और ये ऑफिसर हुआंग नहीं, ये कोई और ही है। येलेन से कहता है कुछ ज्यादा ही हरामी हो। जिसके बाद वो येलेन को कॉलर से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और उससे पूछता है कि वो चाबी कहाँ पे है। येलेन आगे से कहता है कौन सी चाबी बे? तो येलेन को उठा के पटक देता है और उसे दीवार से दे मारता है। ये कहते हुए कि चाबी दे दो तो फिर शायद से मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा जाने दो जो तुमने यहाँ पे कैंसन जेल ली है। येलेन को घंटा समझ में नहीं आता कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर उसके पास होगा कहाँ से। लेकिन येलेन आगे से झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि मेरे पास चाबी है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। ये ट्रिक रहती है बेसिकली, जब तक उन्हें उस चीज की नीड है तब तक वो तुम्हें मार नहीं सकते। और ये बेसिक ट्रिक रहती है यहाँ पे डिफेंस के लिए। ऑफ कोर्स अगर मामला पर्सनल नहीं है तो, जैसे बदला बदला हो गया तो। खैर वो बंदा येलेन से कहता है तो तुम्हारे पास चाबी है ना? तो येलेन उससे कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जाने देना पड़ेगा तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो ये येलेन को खर्चा पानी देने लगता है, ये कहते हुए बड़ा या चूरन देते हुए। जैसे येलेन को समझ में आ जाता है कि ये कुछ और ही चीज है। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे फोन कॉल के लिए रिक्वेस्ट करता है। तो वो बंदा उसे फोन देते हुए कहता है अगर ये जल्दी बोल दिया होता तो फिर तुझे मार ना खानी पड़ती। वो येलेन आगे से फोन मिलाते हुए कहता है हर कुत्ते का दिन आता है, किसी दिन मेरा भी आएगा और तब मैं तुझे धर के कूटूंगा। जिसके बाद अगला सीन 10 मिनट के बाद का होता है और गेस करो कौन आया होगा? जूगे आया था यहाँ पे। वो ये बंदा जैसे ही जूगे को देखता है तो तुरंत खुश हो जाता है और जूगे आगे से वही चीज निकालता है जो इन्हें चाहिए थी, वो चाबी। जिसके बाद वो चुपचाप चाबी लेता है और यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि मैं आप लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। वह येलेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैंसन की चाबी यहाँ पे जूगे के पास कैसे है। कहीं वो इन लोगों के बवाल के अंदर तो नहीं फंस गया कि ये सभी लोग मिला के उसे फंसा दे रहे हो किसी जुर्म के अंदर जो उसने किया भी नहीं। खैर वो के लिए जूगे से कहता है थैंक यू फॉर सेविंग मी। तो जूगे आगे से साफ क्लियर कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे पास मेरे खुद की रीजन है, इसलिए तुम्हारी मदद की है। क्योंकि वैसे भी अगर यहाँ पे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में सबको पता चल गया कि तुम्हारे पास अनडाइंग बॉडी है और पब्लिक को इसके बारे में पता चला तो फिर कई सारे लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हारा शिकार करेंगे। जिससे ये काफी ज्यादा शौक होता है कि इसको कैसे पता मेरे सीक्रेट के बारे में, अभी मार दूं क्या इसको? और आगे से नौटंकी करने लगता है, अनडाइंग बॉडी वो क्या होती है? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं। जोगे आगे से कहता है तुम्हारी आंखों में जो किलिंग इंटेंट अभी 2 सेकंड के लिए चमका ना, वो मेरी तरफ ही था। ऐसा लगता है जो मैंने कहा वो सही था, तुम्हारे पास अनडाइंग बॉडी है। यानी कि अभी तक ये सिर्फ तुक्का मार रहा था। बाद में इसका प्रोफेसर ना बोले तो एस्ट्रोलॉजर है, ये भविष्य दे सकता है। मैं तुम्हें पहले एक गेस दे रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तो येलेन से कहता है कि एक अनडाइंग बॉडी का होना और ऊपर से कमजोर दिखना मिथ पूरी तरीके से असली है। ये येलेन आगे से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो जोगे आगे से कहता है मेरा डिसेबल बनना चाहोगे? येलेन काफी ज्यादा हैरान होता है डिसेबल बनने की बात सुन के। तो जोगे आगे से कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए वो उसको डिसेबल के तौर पे लेना चाहता है। शायद से मरने से पहले वो उसको कुछ पास ऑन कर दे जिसको वो यहाँ पे कैरी कर सके। होता नहीं लेगेसी छोड़ के जाना, वही वाली बात। तो येलेन आगे से पूछता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, क्या कैरी करूँ? जिसके बाद जोगे अपने पास से वही चाबी बाहर निकालता है जो उसने यहाँ पे उस बंदे को दी थी। तो येलेन आगे से पूछता है कि तुमने ये उसे नहीं दी थी क्या? जिस पे वो असली वाली चाबी येलेन को देते हुए कहता है वो तो नकली थी बे। एस्ट्रोलॉजर तो मेरा सेकंड प्रोफेशन है, पहला प्रोफेशन तो नकली चाबी बनाने का है, कभी जरूरत पड़े तो वापस आ जाना। खैर वो चाबी देते हुए येलेन को बताता है कि ये रियल एशियंट एपोकलिप्स की है। येलेन आगे से पूछता है कि अब ये कौन सी बला है भाई एशियंट एपोकलिप्स की चाबी? जिसके बाद जोगे हम लोगों को काम की बात बताता है और जब मैं रीड कर रहा तब मैंने अच्छे से रीड नहीं की थी, मैं बस स्क्रॉल कर जा रहा था, मजा ही इतना आ रहा था। खैर जोगे आगे से बताता है मिथ के अकॉर्डिंग, मिथ को हिंदी में क्या बोलते हैं बे? पुराण कथा, एक तरीके से अंदाजा लगाना या फिर ये लिखा हुआ है या फिर काल्पनिक। खैर मिथ के मुताबिक जब यहाँ पे एपोकलिप्स के गेट ओपन होंगे तब ना ही वो सिर्फ यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट और बिंग्स को यहाँ पे खुला छोड़ देंगे, बल्कि वो यहाँ पे 7 एशियंट ओरिजिन आर्टिफैक्ट को भी लेके आएंगे। जितने भी 7 आर्टिफैक्ट है वो सब यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। हर एक आर्टिफैक्ट के पास में यहाँ पे अनइमेजिनेबल पावर है और सिर्फ एशियंट एपोकलिप्स चाबी ही है जो कि उन गेट्स को यहाँ पे अनलॉक कर सकती है। इसलिए येलेन की इतनी ठुकाई हो रही थी। जिसके बाजू के येलेन से कहता है क्या तुम मेरे डिसेबल बनने के लिए रेडी हो और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो? येलेन अपने मन के अंदर सोचता है बुड्ढे तू पहले से ही मेरा सीक्रेट जानता है, अगर मैं डिनाई भी करना चाहूँ तो मुझे करने देगा क्या? तो येलेन आगे से बोलता है आप स्ट्रॉन्ग है, सीनियर है, तो फिर मुझे आपके डिसेबल बनने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं आपकी ये वाली चीज कंप्लीट कर सकता हूँ, ये जो मिथक वाली है। जिसपे जोगे आगे से कहता है क्यों नहीं भाई, तुम्हें कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ और जब तुम सुप्रीम एकेडमी को ज्वाइन करोगे तो फिर तुम्हारा फ्यूचर अनइमेजिनेबल होगा, इमेरेजेबल होगा, यानी कि मापा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। येलेन आगे से पूछता है कि अब ये क्या चीज है यार? टीचर ये गलत बात है भाई, आप ये लोन कंपनी की तरीके काम नहीं कर सकते कि पहले लोन दे दो बाद में बताओ कि इंटरेस्ट साला 40% है, नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख के रखा है, स्कैम है ये। जोगे आगे से कहता है कि जब मैं मारा जाऊं तो फिर नीनी का ख्याल रखना मेरी खातिर। तो इस पे येलेन आगे से कहता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, और ये अपने मन के अंदर सोचता है ऐसा लगता है किसी ने साला वेल्डिंग
से उस पागल औरत तो मेरी किस्मत के धागे बांध ही दिए हैं, वेल्ड कर दिए उन्हें कि साला तोड़े तो नहीं तोड़ सके। इसलिए वो जुगे से कहता है कि आप तो लंबी उम्र जियोगे भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जिसपे जुगे आगे से हंसते हुए कहता है कि निनी के पास कई सारे ऑफर है, तुम दोनों अभी यहाँ पे छोटे हो, रिलेशनशिप यहाँ पे कल्टीवेट होते रहते हैं स्लोली स्लोली करके, अभी जल्दबाजी की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि तुम दोनों यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लेके आओ। इस पे येलेन आगे से कहता है कि पहले ये मनु से जगह छोड़ते हैं, साला इस जगह से मुझे नफरत हो गई है। जिसके बाद अगला सीन जुगे के घर का होता है और निनी को जैसे ही पता चलता है कि येलेन को यहाँ पे उसके फादर का डिसेबल बना दिया गया है, तो वो आगे से कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे फादर यहाँ पे किसी कायर को अपना डिसेबल बना ले। येलेन आगे से कहता है जाओ जाके खुद पूछ लो, मेरे ऊपर ना चिल्लाओ यार, चाहे तो चाय लेके आओ, पीने का मन कर रहा है, गला सूख रहा है मेरा। जिसके बाद निनी अपने फादर की तरफ देखती है और उनसे पूछती है कि ये आदमी हमारे घर में क्या कर रहा है। जिसपे जुगे आगे से कहता है मेरी छोटी राजकुमारी इतना गुस्से में काहे हो, इतनी भड़की हुई काहे हो, जाओ जाके चाय लेके आओ। सॉरी मैं ऐसे फालतू की जोक मार रहा हूँ एकदम डिस्क्रिमिनेशन वाले, लेकिन भाई जुगे इतने प्यार से बोल रहा है कि इतना गुस्सा काहे लिए हो, तो मैं कैसे ये कॉपी कर दूं। खैर वो आगे से बोलता है कि येलेन ने झूठ नहीं बोला है, मैंने उसे सच में अपने डिसेबल के तौर पे लिया है। जिसपे निनी आगे से कहती है पापा यार आपका दिमाग खराब है क्या, ये साला फॉरबिडन स्पेल कास्टर है, ये 25 से ज्यादा नहीं जी पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 20 में ही निपट जाएगा ये। जिसपे जुगे आगे से कहता है अभी तो 16 का है ना, 4 साल बाकी है, कोई झाड़ फूक करा देंगे हम, नहीं तो उसका टोटका इस पे ही मार देंगे। बहुत गंदे जोक मार रहा हूँ मैं। खैर जुगे निन्नी से कहता है कि ऐसे यहाँ पे हार्श बातें ना करो, येलेन यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये वही लिंगे है जिसको तुम ढूंढ रही हो। जिसपे निन्नी आगे से कहती है फादर यार आप जोक अच्छा मारते हो ही नहीं सकता कि ये बंदा यहाँ पे लिंग ये है, ये कायर है और साथ ही में झूठा भी। और वो यहाँ पे लिनिये से कहती है तुमने क्या पट्टी पड़ा है भाई मेरे फादर के ऊपर, तुमने टोटका तो नहीं मार दिया, बस में तो नहीं कर लिया। और वो अपने फादर से पूछती है आपने इसके हाथों को कुछ लड्डू वड्डू तो नहीं खाया, बस मूवी का रेफरेंस है अगर समझ में ना आया हो तो। खैर निन्नी यहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि हो ही नहीं सकता कि ये लिंगिये है। और वो आगे से यही बोलते हुए जा रही थी कि मैं डेफिनेटली यहाँ पे असली लिंगिये को ढूंढ के लेके आऊंगी और इसके मुंह के ऊपर से यहाँ पे झूठा चेहरा उखाड़ फेंकूंगी। वहीं पे येलेन आगे से यहाँ पे जोगे से कहता है टीचर यार आप सच में चाहते हो कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ, देखा नहीं ये फुलझड़ी है एकदम, कितना भड़की हुई है, मुझे कच्चा चबा जाएगा अगर अकेले मिल गया मैं इसको तो। जोगे आगे से कहता है इस बारे में न सोचो, किचन के अंदर कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, और इसने जो बोला उसे दिल पे ना लेना, थोड़ी सी नकचड़ी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, मतलब 3 बार पूछा भाई येलेन से उसने कि टीम में आओगे, तो मैं यहाँ पे फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं, तो जल्दी मारे जाओगे। 3 बार रिजेक्ट होने के बावजूद सोचो तुम। इसके बाद जोगे अपने पास से यहाँ पे एक गिफ्ट बाहर निकालता है जो कि वो येलेन के लिए लेके आया था, ये कहते हुए तुम्हारे फाइनल टेस्ट आने वाले हैं और ये तुम्हारे काम आएगा। येलेन आगे से खोलता है तो उसके अंदर सिर्फ कपड़ा था या फिर स्किन टाइप में बेसिकली खाल वाल। तो येलेन आगे से पूछता है कि ये कौन सी बला है, तो जोगे आगे से बताता है ये इल्यूजन स्किल है, जब तक तुम इसे पहन लोगे तो फिर तुम खुद को किसी दूसरे पर्सन के अंदर डिस्गाइज यानी कि बदल सकते हो, छुपा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वॉइस तुम्हारा प्रेजेंस है सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो फिर इसको तुम अल्टीमेट गमछा बोलो ना, सर पे लपेट लो, कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम कौन हो। येलेन आगे से कहता है ये तो सच में बड़े काम की चीज है, थैंक यू भाई। इसके बाद हम सभी लोगों को यहाँ पे फाइनल एग्जाम वाली जगह पे देखते हैं और येलेन जैसे ही आता है तो लिंगी उससे कहता है मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। जिसपे येलेन आगे से कहता है कि मैं कैसे नहीं आता भाई, तुमसे जो वादा किया उसे तो पूरा करूंगा ही। वहीं लिंगियों को उसके फादर से पता चल गया था कि जुगे ने यहाँ पे येलेन को अपने डिसेबल के तौर पे एक्सेप्ट किया है और साथ ही में कैंसन का मामला भी यहाँ पे शांत हो गया है। पीछे से निन्नी आगे से कहती है इसने वश में किया है उन्हें, बेड़ा खाया है उसका, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद लिंगो यहाँ पे निन्नी से भिड़ जाता है ये कहते हुए कि पहले मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा अपने बॉस के खिलाफ में बिना किसी सबूत के। जिसके बाद दोबारा आगे से यही बोलती है कि ये साला यहाँ पे लिंगे बनने की कोशिश कर रहा है, उसका यहाँ पे नाटक कर रहा है, एक बार में बस असली लिंगे को ढूंढ लो तो फिर मैं इसको हर किसी के सामने एक्सपोज कर दूंगी। नीनी मैडम अगर आपने यहाँ पे लिंगे को ढूंढ लिया वो सीधा सीधा जेल में ही मिलेगा जो अपराध उसके ऊपर लगे हुए हैं। जिसके बाद वो जेल की चक्की पीसिंग एंड आटा मेकिंग, इसलिए ना ही ढूंढो तो बेहतर रहेगा। खैर इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल बस लेके आता है, दादा आपने खुद चलाई क्या इन्हें, आपकी आंखें तो ठीक है ना, कहीं ठोक तो नहीं डाली किसी गरीब के ऊपर चढ़ा दी हो। खैर प्रिंसिपल उन सभी लोगों से कहता है कि बस मैं खुद चला के लेके आओ, चिंता ना करो किसी गरीब के ऊपर नहीं चढ़ाई, थार ओनर थोड़ी ना हूँ। खैर वो सभी लोगों को यहाँ पे गुड लक बोलता है ये कहते हुए कि अब घड़ी आ चुकी है चकने नगदे फड्डे किल्ली करने की, इतने सालों से जो प्रैक्टिस कर रहे थे अब उसका तुम्हें यहाँ पे फल मिलेगा, बस अच्छे ग्रेड लेके आना ताकि तुम्हें यहाँ पे अकेडमी ले सके, क्योंकि एक्स्ट्रा सिटी में पैसा नहीं हमारी अकेडमी के अंदर, खर्चा बढ़ गया है ना। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ किंगचंग सिटी के गेट के पास में आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे किंगचंग सिटी खत्म हो जाएगी। कई सारे बच्चे पहली बार यहाँ पे सिटी से बाहर जा रहे थे। वहीं पे ये लेना लिंगी उसे कहता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तैसे ही तुम मुझे क्लोजली फॉलो करना, हम लोग प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे रूल्स के बारे में बताया जाता है कि ये गेट जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा तैसे जितने भी कैंडिडेट है वो यहाँ पे 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करेंगे जंगलों के अंदर, सिर्फ टेस्ट जोन के अंदर दाखिल होने के लिए। जिसके बाद में उन लोगों का फर्स्ट यहाँ पे टेस्ट शुरू होगा और फर्स्ट टेस्ट के अंदर इन लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे अग्रेसिव डिमोनिक बीस्ट का सामना करना है। उन लोगों के सर्वाइवल का चांस इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास स्ट्रेंथ कितनी है। जिसके बाद वो सभी लोगों से पूछता है कि तुम सब लोग रेडी हो ना, साले रेडी नहीं होंगे तो क्या अचार मिलने के लिए आए हैं, तुम उन्हें पेपर देने का तो
मौका दो, कम से कम लीक तो न कराओ। जिस पे वो बच्चे आगे से कहते हैं हम सभी रेडी हैं। तो फिर इन सभी के लिए गेट खोल दिया जाता है और इनके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी दौड़ लगा देते हैं 10 किलोमीटर की। तो पिनी ये इनसे कहती है कि मैं इस बार तुमसे तो नहीं हारने वाली। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने प्रिंसिपल्स को दोबारा देख लेते हैं, जो कि आपस में सट्टा लगाने के लिए आए हुए थे। ये सभी आगे से कहते हैं गेस करो इस बार कितने लोग यहाँ पे डाजिया अकेडमी जा पाएंगे। डाजिया अकेडमी इज इक्वल टू सुप्रीम अकेडमी, हैरान ना होना। जिसपे एक बंदा आगे से कहता है कि पिछले साल यहाँ पे 5 थे और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा हो पाएंगे इस साल भी। प्रिंसिपल आगे से हंसते हुए कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने बच्चे इस बार निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे इस बात के ऊपर यकीन है कि किंगचंग अकेडमी के अंदर से कम 2 बच्चे तो डाजिया अकेडमी के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। जिसपे बाकी प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि ज्यादा बनो नहीं तो यहीं से नीचे फेंक देंगे, कपार फूट जाएगा तुम्हारा। जिसके बाद हम लोग कैंडिडेट्स को देखते हैं और ये लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं तो फिर इन लोगों को एकदम भयंकर बू आती है। यहाँ पे जितनी भी डिमोनिक बीस्ट की लाशें थी वो सभी यहाँ पे सड़ रही थी और उन्हीं में से एक लिजर्ड मॉन्स्टर आगे बढ़ता है जो कि उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसका लेवल यहाँ पे 11 था और इसको ब्लड थर्स्टी लिजर्ड मॉन्स्टर बोलते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलता है तैसे ही कैंडिडेट्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तो बाकी सभी कैंडिडेट जो कमजोर थे वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगते हैं। इसीलिए एक प्रिंसिपल आगे से बोलता है कि इस साल के स्टूडेंट इतने भी अच्छे नहीं है। सिर्फ एक 11 लेवल का मॉन्स्टर देख के ये लोग इतना डर गए तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा इनके साथ में। इस पे प्रिंसिपल आगे से बोलता है वो पक्का हमारे किंगचंग अकेडमी के तो नहीं ही है। जिसके बाद हम लोग येलिन को देखते हैं जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ता है लिजर्ड मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए और एक ही 2 स्लैश के अंदर वो उसके यहाँ पे पीसेस उड़ा देता है, हाथ पैर अलग, मुंडी अलग, पूंछ अलग। वो येलिन की शॉट टेक्निक को देख के बाकी प्रिंसिपल आगे से कहते हैं इसके पास शॉट तो बड़ी कमाल की है यार, ये पक्का एक रेयर इक्विपमेंट होगी। और दूसरी प्रिंसिपल आगे से कहती है कि वो एक स्पेल कास्टर है लेकिन वो शॉट का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, चलो वो भी इस्तेमाल कर ले रहा है। तो फिर उसके लिए यहाँ पे 11 लेवल के ब्लड थर्स्टी डीमन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पे उस लिजार्ड को खत्म क्यों नहीं किया, पॉइंट क्यों नहीं लिए। तो फिर इसका जब हमें आगे मिलता है येलिन यहाँ पे लिंग्यू से कहता है तुम इधर आओ। जिस पे लिंग्यू येलिन के पास में आता है तो येलिन उसे कहता है इसे खत्म करो। तो लिंग्यू अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उस लिजार्ड मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर देता है, जिससे यहाँ पे उन दोनों को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके का सिंबलाइज हुआ है, मतलब दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, यानी कि अगर येलिन मारेगा तो फिर यहाँ पे लिंगो को पॉइंट मिलेंगे और अगर लिंग्यू मारेगा तो फिर यहाँ पे येलिन को पॉइंट मिलेंगे। ऐसा कोई यहाँ पे इन लोगों के पास आइटम है। तो फिर बाकी लोग इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि लिंग्यू तो यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल कास्टर का इस्तेमाल कर रहा है एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करने के लिए। तो इस पे बाकी लोगों को जलन हो रही थी, इसीलिए वो लोग येलिन से कहते हैं कि तुम्हें सबऑर्डिनेट की जरूरत हो तो हमें बता दो। तो पिनिन इन दोनों को देख रही थी और वो हम लोगों से कहती है कि टीम के अंदर एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ जाते हैं। अच्छा यही मैटर था, वही कौन साला 80 मिले होंगे, इसके बाद वो बढ़ गए होंगे। इसलिए निनी आगे से बोलती है कि तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें इस बार तो यहाँ पे सप्रेस कर दूंगी। इसके बाद ये दोनों हवा की तरीके आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे वो उनको यहाँ पे खत्म करते हुए एक्सपीरियंस पॉइंट को बांटते हुए जा रहे थे। छोटे मोटे को लिंगू निपटाई दे रहा था और बड़े वालों को येलिन लपेटे ले रहा था, जिसके के चलते लिंगू का यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और वो लेवल 8 पे आ जाता है। जिसके बाद वो तो सीधा यहाँ पे येलिन को अपना भाई मान लेता है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, और बोलता है फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मुझे याद करना। येलिन उससे कहता है इतनी जल्दी खुश ना हो, आसपास कोई भी डिमोनिक बीस्ट नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोगों को अब थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। इसलिए लिंगू यहाँ पे येलिन से कहता है कि अगर वो लोग थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो फिर उन लोगों का सामना यहाँ पे लेवल 20 से 30 तक के मॉन्स्टर का हो सकता है। जिस पे येलिन आगे से कहता है कि वो यहाँ पे लेवल 20 तक के मॉन्स्टर को अकेले हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर 30 का हुआ तो वो लोग भाग लेंगे। इसलिए प्रिंसिपल को यहाँ पे येलिन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे गहरी जगह के अंदर जा रहा है। इस पे दूसरा प्रिंसिपल आगे से कहता है कि कोई बात नहीं है, डाजिया के अंदर जाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। उसको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है और वैसे भी आसपास कई सारे एग्जामिनर हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो वो लोग हैंडल कर लेंगे, येलिन को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम इन दोनों को दोबारा देखते हैं और ये दोनों तुगनी तेजी के साथ में अंदर की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे और तभी इनका सामना यहाँ पे 2 मॉन्स्टर से हो जाता है और दोनों का ही लेवल यहाँ पे 20 था। इसलिए यहाँ पे येलिन लिंग्यू से कहता है कि थोड़ा सा आगे न जाना और सावधान रहना, खुद को मरवा न लेना। जिस पे लिंग्यू आगे से बोलता है कि उसे अपनी लाइफ की चिंता है, बस तुम अपना ख्याल रख लेना। येलिन हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे शॉर्ट स्केल का इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा थकावट होती है, इसलिए वो पता नहीं अपने कौन से ऑर्गन को यहाँ पे सेक्रीफाइस करता है। लेकिन आसमान से यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल वर्ल्ड एंडिंग थंडर आके गिरती है, जिससे वो दोनों ही मॉन्स्टर एक बार में ही झुलस के राख बन जाते हैं। जिसको देख के लिंग्यू आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही ब्रूटल नहीं है, तुमने एक बार में ही यहाँ पे 2 मॉन्स्टर को मार गिराया जिनका लेवल 20 था, क्या तुम ऐसे ही यहाँ पे इन बिस्टों को मारते रहोगे। येलिन उससे कहता है कि अभी तो कुछ भी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी मौत का खेल तो बाकी है। इसके बाद वो दोनों थोड़ा सा और अंदर जाने वाले थे, उतने में यहाँ पे एक एग्जामिनर आ जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम लोग ये जगह छोड़ के नहीं जा सकते हो, आगे जाने की परमिशन नहीं है, आगे और भी ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। जिस पे येलिन भी आगे से कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर टेस्ट जोन ही वहां से खत्म हो जा रहा है तो वो लोग अंदर क्यों जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और हाँ, मेरी दिहाड़ी खत्म हुई, बाय बाय सायोनारा। बाय द वे मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें फिटेड विलेन की वीडियो चाहिए, एक वीडियो कितनी लंबी लाके दूं, 1.5 घंटे की लाके दूं या फिर 2 घंटे की? 2 घंटे की लाके दूंगा तो फिर 1 दिन का यहाँ पे मुझे गैप चाहिए, जो मैं देना नहीं चाहता, इसलिए मैं 1 घंटे की वीडियो अपलोड करूंगा ताकि गैप भी ना रहे और मेरा यहाँ पे काम चलता रहे। बाय बाय सायोनारा, मेरी दिहाड़ी खत्म हुई।